इसी कड़ी में हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कलकत्ता ने अवसर दिया दोबारा कि हम युवाओं को बड़ी स्क्रीन और छोटी स्क्रीन के बारे में अपना कैरियर बनाने, सिनेमा और टेलीविजन के बारे में, इन संस्थानों में चल रहे कोर्सेज के बारे में आपको जानकारियां देने, आपको प्रेरित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित कर सकें। हम आभारी हैं FTII पुणे और सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता के। आप सब युवाओं को अच्छा अवसर है कि सेलुलॉइड पर आप दूसरों के साथ अपने सपने शेयर कर सकें। हमारे यहाँ हो रहा ये आयोजन एक विशुद्ध शैक्षिक या सारस्वत आयोजन है। हम लोग बहुत औपचारिकताओं में विश्वास नहीं करते, लेकिन एक छोटी सी हमको आवश्यकता आपके सहयोग की पड़ी है। हमने आपको एक कागज दिया होगा जिसपे आप सब अपने नाम, आप जिस संस्थान में पढ़ते हैं उस संस्थान का नाम, आपका संपर्क नंबर, अगर शायद ईमेल आईडी भी हमने शायद मांगी है, अगर है तो आप दे सके बहुत अच्छा होगा। ये इन संस्थानों को हम दे सकेंगे, ऐसी उनकी आवश्यकता और अनुरोध था। समय की प्रतिबद्धता बड़ी चीज है। हमने ठीक 3 बजे अपना कार्यक्रम शुरू किया। एक और अनुरोध करना है मंच हमारे विशेषज्ञों को छोड़ने के पहले कि हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और कचरा भी कम से कम फैलाने की कोशिश करते हैं। तो आपके पीने के पानी के लिए हमने जो बाहर इंतजाम किया है, कागज के गिलास हैं, कोशिश कीजिएगा कि हम उनका भी समुचित तरीके से ऐसा इस्तेमाल करें कि कचरा ज्यादा ना हो। एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए मैं PIB परिवार की तरफ से सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट कलकत्ता से पधारे हुए प्रोफेसर श्यामल कर्माकर साहब का अभिनंदन करता हूं। मैं अश्विनी कुमार नामदेव हूँ, संयुक्त निदेशक हूँ पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार भोपाल में, भारतीय सूचना सेवा से हूँ। हम पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए भारतीय सूचना सेवा भी एक विकल्प है, कभी इस बारे में भी बात करेंगे। मंच पे हमारे साथी हैं श्री MV कृष्णा प्रसाद, उप निदेशक हैं पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार भोपाल में ही। हमारे साथी अधिकारी, मीडिया और संचार अधिकारी श्री प्रेमचंद गुप्ता भी आपके साथ हैं। मेरा पूरा कार्यालय परिवार आपके साथ है। आपका स्वागत करते हुए मैं मंच सौंपता हूं प्रोफेसर श्यामल कर्माकर साहब को, इस अनुरोध के साथ कि सर इस कार्यक्रम के अब आगे बढ़ाने की पूरी रूपरेखा से लेके सब कुछ आपका और आपके विद्यार्थियों का है। धन्यवाद। आइए, आप चाहें वहां से भी, जहां आपको आसानी हो वहां से आप बात कर सकते हैं। तो हाँ, वो आएगा सर, आपके पास आ जाएगा। नहीं, ठीक है, अभी जो आएगा उनको सफर नमस्कार, मेरा नाम श्यामल कर्माकर है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी में बोलूं या हिंदी में बोलूं या दोनों मिला के बोलूं? दोनों मिला के, और थोड़ा बंगाली मिला ले सकता हूँ, लेकिन मैं बंगाली हूँ और मैं जब शायरी करता हूँ हम बोलते हम ना क्या गीला करेंगे ना सूखा करेंगे, तुम साला मत रहो। तो हमारा ये बदनाम भी है। एनीवे, मैं आ रहा हूँ सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से, लेकिन मेरा पढ़ाई लिखाई अच्छा वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो आप लोग क्या अपने गुण से वो कर देना, माफ कर देना। तो हमारे साथ और भी आ रहे हैं यहाँ के मशहूर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर सुश्री राजेंद्र जंगले साहब आएंगे। आप जानते होंगे राजेंद्र जंगले साहब के नाम, क्योंकि वो
कुछ एक नेशनल अवार्ड्स मिल गए उनको। और मैं भोपाल में नया नहीं हूँ। मैं और जांगले साहब दोनों एक साथ काफी सारे फिल्म कर चुके हैं हम। और भोपाल में मैं पिछले 20-25 साल से आ रहा हूँ। और ये बोलने से मुझे मालूम है, आप लोग ताली बजाएंगे, मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में सबसे उम्दा शहर है भोपाल, इसलिए मुझे मालूम था ये। तो इसीलिए हर वक्त कोशिश करते हैं कि हम इधर आ पाए और आपके साथ बात करें। और यहाँ आप लोगों का जो एकता में विविधता जो होता है, यूनिटी डाइवर्सिटी जो है, वो देखने लायक चीज है। आप लोग कितने सारे लोग हैं एक साथ, इतने सारे कल्चर्स हैं, इतने भाषाएं हैं। तो हम जो देखते हैं कि हम अगर आप लोगों को छोटे छोटे शहर से, छोटे छोटे गांव से, कोने कोने से, इंडिया के कोने कोने से आप लोगों को लेके आ पाए, आपके भाषा के साथ, आपके संस्कृति के साथ, आपकी कहानियां के साथ, और जिस ढंग से आप कहानियां बोलते हैं, अगर ले पाए तो ये हमारे लिए बहुत खूब है। क्योंकि हम लोग सिनेमा का मतलब समझते हैं कि मुंबई में जो होता है बॉलीवुड जो बोलते हैं हम, और हम लोग सुपरस्टार बोलने से हम लोगों को सबसे सलमान खान जी का नाम याद आता है। हम लोग नहीं सोचते हैं कि ये जो जांगले साहब ने जो किया इधर, हम समझते हैं कि वो किसी साइड से कम नहीं है। और जांगले साहब इधर आ रहे हैं, और आ रही है राजूला शाह करके एक डायरेक्शन की स्टूडेंट है, जो फिल्म बनाते हैं, छोटे छोटे फिल्म्स बनाते हैं, हर रोज नहीं बनाती, रेयरली बनाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म बनाते हैं। और आएंगे FTI से, जहां से मैं पढ़ाई लिखाई किया हूं, मेरे सीनियर जांगले साहब आ गया, प्लीज हम और राजूला तो आगे हम चालू कर देते हैं हम, क्योंकि हम बैठे हैं और ये जो बात करेंगे फिल्म के बारे में या हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, इसमें आप लोग जितना पूछेंगे उतना अच्छा कम्युनिकेशन होगा। क्योंकि ये जो बातचीत होता है उसमें दोनों का हिस्सेदारी होती है, तो ज्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग पूछिएगा हमको। और मैं पहले आपको इतना इनके बारे में बोल रहा था, पता नहीं उनको सुनाई दे रहा था कि नहीं। तो मैं चाहता हूं कि जांगले साहब आपको कुछ बोले, उनके FTI में उनका जो शिक्षा हुआ, या वो जो यहाँ पे फिल्म बनाए, और उनका क्या एक्सपीरियंस है, थोड़ा अगर बोल पाए तो बहुत बढ़िया होगा। एक्चुअली मैं 1985 से पास आउट हूँ। मैंने सिनेमाटोग्राफी में देखा एंड डायरेक्शन में किया है। और पहली बार ट्राई किया तो मेरा नहीं हुआ, सेकेंड टाइम आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड टू ज्वाइन FTI एंड माई प्लेजर दैट आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। और आप जो भी पूछना चाहें। पूछने से पहले मैं चाहता हूँ कि राजूला अगर कुछ बोले तो मैं उनकी तरफ दे।
Shyamala are there. I will tell you in where I will. This scheme of examinations are like from there on you can. ऐसा हो सकता है कि इतना अंधेरा क्यों है भाई? ये कोचिंग सेमिनार नहीं, तो इसलिए इसका कोई खास जवाब मैं आपको दे नहीं पाऊंगा कि कैसे इसको करना चाहिए और कैसे इसको पास करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। मुझे लगता है आप जैसे हैं वैसे प्रस्तुत हो जाइए। हम लोग आपकी नॉलेज वहां टेस्ट कर भी नहीं रहे। ये आईआईटी और मेडिकल का एग्जाम नहीं है जिसमें आपको एक लेवल की साइंस आनी चाहिए, उसके बाद आप इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसे नहीं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपके अंदर जो है इसको सीख पाने की क्षमता कितनी है। दैट इज ऑल वी आर चेकिंग। सो आई एम देयरफॉर नॉट गोइंग टू रिकमेंड एनी बुक, any key, any kunji, anything at all. You just be yourself. If you're passionate about cinema, aware about cinema, I think you're doing fine. I want to add to शर्माने की बात सिनेमाटोग्राफी साउंड दो ही है प्रोडक्शन डिजाइन नोबडी एनिमेशन तो जी मैं असल में यही कहना चाह रही थी कि ये कुछ कोर्सेज हैं खासतौर पे साउंड और प्रोडक्शन डिजाइन और एनिमेशन इंटरेस्टिंग और आगे आने वाले समय में इसका बहुत बढ़ रहा है और बहुत अच्छा काम गुंजाइश यहाँ पर है। तो इसमें आप लोग इससे जुड़े कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते? ये लोग यहाँ पे हैं, ये सारे लोग वहाँ पढ़ाते हैं, काम करते हैं, पढ़े हुए हैं। तो इसमें होता क्या है क्योंकि ये आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिजाइन और एडिटिंग में कितने लोग तो ये ऐसा इस बेसिस पे आप लोग सोच रहे हैं इसको थोड़ा सा कभी आपका एक महीना है अप्लाई करने में तो ये क्यों चुन रहे हैं कोई चीज में क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? बिल्कुल तो मुझे लगता है कि अगर सिनेमा में आपकी रुचि है इंटरेस्ट है तो आप किस चीज में अच्छे हैं उसको एक्सप्लोर करना ही चीज है। कौन सी चीज में आपकी स्कोप है, कौन सा काम ज्यादा मिल रहा है जहाँ जनरेट हो रहा है, ये नई चीजें सीखने की है जो मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। ये तो आप लोग जानते हैं आपकी इस डायरेक्शन है लेकिन ये बहुत अच्छे एरियाज और इनमें बहुत गुंजाइश अभी बाकी है, बहुत स्कोप है एक्सपैंड करने का प्रोडक्शन डिजाइन में भी। और इस वक्त बहुत दूसरे एरियाज खुल रहे हैं जैसे इंस्टीट्यूट ने भी वेब सीरीज वगैरह को भी स्क्रिप्ट में शुरू किया है। तो ये इतना बड़ा एरिया है। तुम्बट करके एक फिल्म देखी ना आपने? तुम्बट का प्रोडक्शन डिजाइनिंग वाज द हीरो ऑफ द फिल्म और वो प्रोडक्शन डिजाइन किया गया था एफटीआई के एक स्टूडेंट से। तो बहुत डिमांडिंग है एक्चुअली। एफटीआई इज डूइंग ब्रिलियंटली इन दिस कोर्स। Or I want to talk about animation cinema. It's not animation, it's animation cinema. Animation cinema क्या होता है कि animation film बनाना सिखाता है, एनिमेटर नहीं बनाता है। You don't become an animator by doing that course. एनिमेटर क्या होता है कि कोई एक फिल्म बना रहा है, उनका आइडिया है, वो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, वो म्यूजिक लेके आया है, सब कुछ कर रहा है और आपको बोला गया कि इनका ड्राइंग करते जाओ। आपको स्केच भी दिया गया, सब कुछ आपको कैरेक्टर दिया गया, आप खाली
ड्राइंग करते हैं वो एनिमेटर। ये एनिमेशन सिनेमा जो कोर्स है उसमें आपको सिनेमा बनाना सिखाता है, बट एनिमेशन खाली मिक्की माउस नहीं होता है। एनिमेशन आपका एक्सपेरिमेंटल होता है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप बहुत कुछ जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है, कहानी कैसे बोला जाता है, और फिर उसमें कैसे आप इमेज बना सकते हो। एनिमेशन डॉक्यूमेंट्री भी बनाते हैं, बहुत कुछ, बहुत सारे चीज सिखाते हैं एनिमेशन सिनेमा में। और इंडिया में दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड। और जितना भी कोर्स है वो एनिमेशन कोर्स है, वो एनिमेटर बनाता है। इस तरह में एनिमेशन सिनेमा में वो फिल्म मेकर बनाता है। ये आप लोग अगर थोड़ा सा देख लेंगे, जानकारी आपके आ जाएगी, तो आपको पता चलेगा कि ये सब कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपके लिए स्कोप बहुत ज्यादा है। Sir, every year 1,000+ students apply for the admission in academic SRFA, but some students got selected for the admission. So, what is the advantage of that student who got selected, and what is disadvantage of that student who got not selected? आप में से कोई आंसर दे सकते हैं? सर अगर पास हो जाता है तो ठीक है, तो वहाँ जाके सीखेगा, लेकिन फेलियर से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं लाइफ में। तो क्या कि देखो, आपने बोला, मैंने जो बोला हम आपको रिजेक्ट करना नहीं चाहते। हम वहाँ सिखाते हैं, सब टीचर हैं। हमारा यहाँ पर लिखता है, हम लोग एक स्टूडेंट को जब इंटरव्यू लेते हैं या आपको जो नंबर काटा जाता है, आपको जब सिलेक्शन नहीं होता है ना, हम लोगों को दुख पहुँचता है। लेकिन क्या करें, हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग बहुत इंटेंस होके एक स्टूडेंट को पकड़ के हम पढ़ाते हैं। उसके लिए हमारा जो साधन है, हमारे पास जितना इक्विपमेंट है, जितना पैसा है, जितना स्टूडेंट को हम देखभाल कर सकते हैं, वो एक लिमिटेड होता है। तो वो लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेके सिखा सकते हैं, इसीलिए उनको लेता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ, जब देखता हूँ कि सिलेक्शन का जो लिस्ट आता है, जो बंदा निकल के जा रहा है, बन गया ऐसे वॉक लेके जाता है अमिताभ बच्चन जैसा, और जो जिसको नहीं मिला वो दुखी होकर निकलता है। लेकिन जो निकलता है वो बाद में फिल्म मेकर बना, मैं देखा हूँ। और मैं इंटरव्यू लेके मैं बोल रहा हूँ, जिसको नहीं ले पाया, एक्चुअली मैं उनको लेना चाह रहा था, मैं ले पाया। इससे अगर आप समझ सकते हो, तो आप हौसला बुलंद रखिए, हौसला छोड़ना नहीं। As you say कि आप जिस टाइम पे अप्लाई किए थे, उस टाइम पे आपको हिंदी एंड इंग्लिश की भी नॉलेज प्रॉपर नहीं थी। आप एक छोटे से गाँव से, और आपके साथ में, हाँ सर, आपके साथ में आदमी और भी थे जो कि 6 बार अटेम्प्ट कर चुके थे, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन आपके साथ में, उनके साथ में 6 बार उन्होंने दे चुका था। इसका मतलब आई थिंक कुछ तो उनको एक्सपीरियंस होगा। वही तो उन्होंने बोला ना कि हम देखते हैं, सुनो, उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात कही कि हम आपको रिजेक्ट करना नहीं चाहते, लेकिन हम देखना चाहते हैं आपके अंदर संभावना कितना है, आप कितना सीख पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कितना ले पाएंगे। आपको रिजेक्ट करने के लिए हम निकलने की कोशिश नहीं करते, हम देखते हैं कि आप कितना सीख पाएंगे। नंबर 1, आप कुछ अनोखा कहानी लेकर, अनोखी कहानी लेकर आ रहे हैं। जैसे मैंने ऐसा नहीं है कि बॉम्बे से जो कहानी दबंग 3 और अब दबंग 4 या दबंग 5.5 कहानी लेकर आ रहे हैं तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा, वो नहीं। कहानी बहुत सारे एक दूसरे का हाथ पकड़ने में कहानी होती है, एक दूसरे के तरफ जो देखे और एक स्माइल लेके निकल गया, उसमें भी एक बहुत खूब कहानी होती है। कितना है आपके अंदर जो है वो हम लोग देखना चाहते हैं। फिल्म खाली बॉम्बे वाला फिल्म नहीं होता है, डॉक्यूमेंट्री होते हैं, फिल्म जो होते हैं, जो छोटे छोटे जो रीजनल लैंग्वेज में फिल्म बनती है, उसके लिए आपको अंग्रेजी हिंदी जानना जरूरी नहीं है। सीखने के लिए जितना जरूरी है उतना है। सिनेमा खुद एक भाषा है। जो व्यक्ति पिछले 6 टाइम से अटेम्प्ट कर रहा है, वो सीखना चाह रहा है, और आप पहली बार में सिलेक्ट करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ऐसा क्या दिख रहा था जो सिलेक्शन नहीं हो रहा था, और आप में
वो जो लोग इंटरव्यू लिए तो उसको पूछना पड़ेगा। ऐसा मैंने एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जिससे आपको सुविधा और लाभ हो। मुझे ऐसा लगता है इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें अटक है बात ऐसा भी हो सकता है, पूछने की जरूरत नहीं है। मैं वो बोलना चाह रहा था। आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, ये ज्यादा बहाना है। आप तैयारी कर रहे हैं फील्ड में जाने की, ठीक है, तो वो तैयारी आप उस ढंग से करें। तो इसलिए ये क्वेश्चन जाना था ना, अगर उसका 6 बार मुझे नहीं पता तो भी वो पता नहीं। हाँ, उन्हें FTI SLC में जा सकते नहीं भी जा सकते। जाना ही है क्या FTI में तुम्हारा नहीं होगा, कट के बनी है। मेरे दोस्त जैसे एक एग्जाम्पल ध्यान आ रहा है, हमारे बैच में हम लोग गए थे तो जो लोग आए थे तो उस समय जब मैं गई तो मुझे तो लग रहा था कि हमारा बहुत अच्छी हुआ, मेरा होना ही चाहिए। लेकिन जो ओरिएंटेशन कोर्स होता है उसके दौरान ही तीसरे दिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होने लगी कि नहीं, ये तीनों मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, इनका होना ही चाहिए, मेरा हो या ना हो, ये मैं बता रही हूँ ऑनेस्टली। तो बिफोर द रिजल्ट केम आउट आई वाज वेरी रिलैक्स्ड कि अगर इनका होता है मुझे दुख नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि है ना ये ऐसा, ये भी तो एक एक्सपीरियंस है। और इस दौरान जब हमसे पूछते थे इंटरव्यू में कि अच्छा आप कैसे, आपको क्यों लें, इनको क्यों ना लें, तो मेरे पास क्या जवाब इस चीज का बताइए। अगर मैं जानती हूँ कि ये लोग बहुत केपेबल हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है ये जवाब दे रहे हैं फिल्में देख के लिख के, तब आप कहाँ अपने आप को देखते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे अभी भी याद है एक लड़का था जिससे पूछा कि आप क्या, कई लोग अपनी शो रील बना के, कोई फोटोग्राफ बहुत कुछ लोग बना के लाए थे। तो ये एक बंदा था जो ऐसे ही बहुत ही, उसके पास ना कैमरा था, कुछ नहीं था, बट एक्चुअली वो इतनी मोटी एक फाइल लेके आया और उसके भीतर उसने सिर्फ जो इमेजेस उसको उसका ध्यान आकर्षित करी, जो उसे अच्छी लगी, वो अखबार में मैगजीन में वो साल भर से वो उसमें चिपकाए थे। इट वाज सच अ इंटरव्यू बोर्ड भी था ना, सबको समझ में आता ना, इस कमरे में बैठे हुए हर आदमी को समझ में आएगा कि उसने ये एक साल में ये बनाया है, तो उसकी क्या ड्राइव है। 6 बार देना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, जितना ये कि आप कर क्या रहे हो उसके लिए, वहाँ लगाओ ध्यान। ये भी जो मैं बता रही हूँ कि ये जो न्यू कोर्सेज है ना, बहुत हमारे सामने ये थे नहीं, तो हमें तो बहुत ऐसा लगता है कि आप लोग इनके बारे में क्यों नहीं आप सोचते हैं। हम व्हाट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट, इस कोर्स में हम क्या क्या सीख सकते हैं? मैं बता देता हूँ, वो उसका सिलेबस मैंने लिखा था तो मैं आपको बता देता हूँ। इतने साल टेलीविजन में हम ये देख रहे हैं कि हर आदमी आके टेलीविजन प्रोग्राम बनाना चाहता है। वो हमारे पास ये स्पेशलाइजेशन है ही नहीं कि हमारे चैनल में इतना बजट है, हमको इतने घंटे की प्रोग्रामिंग करनी है, हमारे ये रेवेन्यू टारगेट्स हैं, ये हमारे रेटिंग टारगेट्स हैं, और हम चीज को अलाइन करें अपने प्रोडक्ट को जो इन रेवेन्यू टारगेट्स और रेटिंग टारगेट्स को मैच करें। ये इसकी है ही नहीं, इसके बाद ये स्पेशलाइजेशन, हर आदमी फिल्म लेकर के आ गए। लेकिन टीवी कंपनी खड़ी हुई है इस बात पे कि उसको एक बॉटम लाइन मीट करनी है, उसको एक प्रॉफिट कमाना है, उसको एक अपनी कंपनी को चलाना है। ये तो वही बड़े लेवल की बात है। उसके बाद हर लेवल पे मैनेजमेंट, आप शूटिंग करते हैं तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, आप पिचिंग करते हैं तो पिचिंग मैनेजमेंट है, आप फिल्म रिलीज करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है, आप सिनेमा हॉल कौन से सेलेक्ट करेंगे, कहाँ पे आपकी फिल्म चलेगी, कितने थिएटर में चलेगी, वो पूरा एक अपने आप में तो ये इन चीजों को कवर कर रहा है। और ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा कमी, मतलब कई बार आप सोचते हैं हर आदमी क्रिएटिव है, हर आदमी फिल्म बनाएगा, तो ये इस सबको मैनेजमेंट कौन करेगा, वो बात वो उस बारे में कोर्स आप उसको जरूर अप्लाई करें। जैसे कि रंजना कह रही है कि ये आर्ट डायरेक्शन, एनिमेशन कोर्सेज है, उस तरह से वो वाला कोर्सेज की बहुत ज्यादा संभावना ऐसी है कि इनके बारे में लोग सोचेंगे। हाँ, बहुत बड़े लेवल पे ड्रामा के थिएटर में करते हैं, कॉलेज लेवल पे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है एडमिशन प्रोसीजर में? लोग करते हैं नॉर्मल कॉलेज लेवल ड्रामा, तो उससे भी कोई फर्क पड़ता है कि एडमिशन? मुझे लगता है कुछ फर्क यूं पड़ता है कि हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि आपके अंदर आग कितनी है इसको समझने और इसको करने की। वो आग अगर आपके अंदर है तो उसका कुछ इलस्ट्रेशन, कुछ एग्जाम्पल भी होना चाहिए, वरना तो ये फेक चीज है।
मोटे तौर पे ये बात है। मुझे हमारे पास इंटरव्यू में कई बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि सर मैं पागल हूँ सिनेमा के लिए, सिनेमा ही देखता है। तो हम उससे पूछते हैं कि आपने पिछले हफ्ते क्या पिक्चर देखी, तो वो कहता है मैंने दबंग देखी। उससे पिछले हफ्ते क्या देखी, फिर वो बहुत सिर हो जाता है, फिर उसको बहुत देर में याद आती है कि मैंने वो सुल्तान देखी। वो क्लेम कर रहा है कि मैं सिनेमा पागल हूँ, मैं लगातार फिल्म देखता हूँ, मगर कोई नाम एक भी नहीं बता। आप समझ नहीं सर, मतलब मैं ये जैसे मैं गुना में पढ़ रहा था, वहाँ पर उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। जो कॉलेज लेवल में था मैंने वो की उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो जिस अपॉर्चुनिटी में जहाँ था, अब कोई बेटर भोपाल में इंजीनियरिंग कर रहा था, उसके पास यहाँ पे थिएटर भी थे जो बेटर कर रहा था। बिल्कुल ठीक है। तो उससे कितने लेवल पे उस अपॉर्चुनिटी में भी कहीं आगे का कोई एग्जाम्पल तो होगा, उसका होगा तो बहुत अच्छी बात। सर, व्हाट इज एनिमेशन डॉक्यूमेंट्री? एक प्रोजेक्ट होता है, उनका एनिमेशन डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं हम लोग, तो एनिमेशन पटचित्र जो होता है उनको लेके वो एनिमेशन के 3 मिनट की फिल्म बनाएंगे। That's a documentation. It's a documentation of a subject. Fiction नहीं है। और अभी जिस तरह के समय में हम लोग रह रहे हैं, बहुत ही कठिन समय हमारे समाज के लिए है, उसमें मुझे लगता है कि बहुत ही वैल्यूएबल एक चीज है कि सारी जगहों से, सारी भाषाओं, सारे प्रांतों, जातियों से आते हुए लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ सीखते हैं और एक ग्रुप की तरह काम करना सीखते हैं, जो सिनेमा का बहुत बड़ा सेंट्रल क्वालिटी है कि आप अकेले फिल्म नहीं बना सकते और आपको दूसरे लोग चाहिए। तो इसमें जो जो आपको डेवलप करना पड़ता है, टॉलरेंस, फ्रेंडशिप, अंडरस्टैंडिंग और एक साथ काम करने का जो तरीका है, जो हम लोग जानते नहीं हैं, बहुत कठिन होता है एक साथ काम करना। एक चीज के लिए, एक फिल्म के लिए सारे लोग एक साथ आए, अपने सारे अहंकार, ईगो, बहुत सारी चीजों को सीखने मिलता है, बहुत कुछ। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है और उस वजह से सिनेमा भी आज के समय में खास तौर पे बहुत ही फ्रैक्चर्ड टाइम, बहुत डिफिकल्ट टाइम हमारे लिए है, चैलेंजिंग भी है। और आप लोग जो इस वक्त इस फील्ड में अगर आना चाहते हैं तो वो बहुत कठिन भी है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट काम है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम है। एंटरटेनमेंट सिनेमा का एक एस्पेक्ट है, आर्ट एक एस्पेक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ अपने लोगों को जानना, उनके लिए कुछ बनाना, इसकी रिसर्च, डॉक्यूमेंट्री, कहानी कैसे कहना है, गीत, संगीत, कौन सी चीज है जो सिनेमा से जुड़ी हुई नहीं है। तो मुझे लगता है ये सब एक साथ आके सबसे बहुत सुंदर अनुभव जो वहाँ है वो ये है कि आप इतने तरह के लोग एक साथ मिलकर काम करना सीखते हैं और उसके थ्रू जो चीज बनती है वो उसकी वैल्यू होती है। तो मुझे लगता है कि एक सिर्फ क्राफ्ट और आर्ट सीखने की या टेक्निकल सीखने की और भी जगह हैं, लेकिन एफटीआई जो जिस तरह का उसका इतना लंबा इतिहास रहा है और उसके साथ साथ वो पूना में है, जहाँ की आप जानते हैं प्रभात इंस्टीट्यूट था, उसकी एक हिस्ट्री है, साथ में वहाँ आर्काइव्स है, बहुत बड़ा खजाना एक वहाँ है, बहुत सारी चीजें। पूना कल्चरली बहुत ही लाइव सिटी भी है कलकत्ता की तरह, दोनों ही ऐसे शहर हैं जहाँ, तो ये यहाँ जाने का अनुभव मेरे हिसाब से बहुत ही मूल्यवान, बहुत अलग कारणों से भी है। सिनेमा को टोटल तरीके से उसका बनना, तो मुझे लगता है कि जो भी डिपार्टमेंट्स में, जो स्ट्रीम्स में आप लोग जाने का सोच रहे हैं, और कुछ तो आपको पता है कि सिनेमाटोग्राफी होती है या डायरेक्शन होता है या साउंड है, पर कई सारी चीजें हैं जो उतनी पता नहीं होती है हमें, जैसे प्रोडक्शन डिजाइन है या इवन साउंड है, मुझे लगता है बहुत पता नहीं होता है कि एक्चुअली इसमें कितना कुछ है। तो इन चीजों को लेकर अगर आपके जो क्वेश्चंस हो वो उसको जानने के लिए भी वो जरूर यहाँ पर पूछ लीजिए। ये सारे लोग यहाँ हैं जो बहुत कुछ उसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं। हमारे साथ आ गए हैं प्रोफेसर पंकज सक्सेना साहब एफटीआई से। तो मैं थोड़ा सा टिप्पणी देना चाहता हूँ इनके जो इन्होंने जो बोला उनके ऊपर। सिनेमा, हम लोग फिल्म जो बॉलीवुड सोचते हैं या फिल्म के बारे में जैसे हम सोचते हैं, फिल्म मतलब एक्टर के ऊपर निर्भर करके हम लोग पूरा देखते हैं, उससे
आगे बढ़ के देखना चाहिए थोड़ा। तो जो बोला कि अभी फिल्म तो एक भाषा है, तो भाषा को लेके अभी सीरियस होने का, बहुत समझदार होने का समय आ गया है। ये समय में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो इसलिए आपके ऊपर ये आशा है कि आप लोग सिनेमा को उस हिसाब से देखेंगे, उस हिसाब से अगर ना भी अभी देख रहे हैं तो अभी देखना चालू करना चाहिए। और हम जब बोलेंगे, आप लोग जो पूछेंगे, ये हमारे अंदर जो एक बातचीत होंगी, तो उसको एक अच्छा इंटरेस्टिंग कई जगह पे ले जाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। वो हम देखेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि प्रोफेसर सक्सेना आपको कुछ बोले। तो हम एक्चुअली एक पीपीटी दिखाएंगे जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे FTI फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो कलकत्ता में है, ये दोनों इंस्टीट्यूट में हम क्या क्या आपको ऑफर करते हैं, आपके लिए क्या क्या कोर्सेज हैं, आप क्या वहां पे उम्मीद कर सकते हैं, और कितने साल के कोर्स हैं, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है और क्या क्या करने को आपको मिलता है, और इसमें आप क्या क्या सीख सकते हैं। और इससे भी इम्पोर्टेंट जो है वो है कि ये दोनों इंस्टीट्यूट आपसे क्या चाहते हैं। आप ये जब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, आपसे हम लोग क्या उम्मीद रखते हैं, ये भी हम लोग आपको बता पाएंगे। आपको जो पूछना है कोर्स फीस के बारे में, ये सब चीजों के बारे में आप पूछ सकते हैं। तो अगर कोई नहीं है तो मेरे ख्याल से मेरी आवाज पीछे पहुंच रही ना, फॉरवर्ड कर देते। कोई ऐसा है जो हिंदी बिल्कुल नहीं जानता? कोई ऐसा है जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानता? तो मैं हिंदी और इंग्लिश की मिली जुली खिचड़ी भाषा में आपसे बात करूं तो ठीक होगा? थैंक यू। तो आपको बता चुके हैं, हमारे बहुत अच्छे सीनियर कॉलीग्स हैं, SRFTI से भी हैं, FTI से भी हैं, वो आपसे बातचीत कर चुके हैं, तो मैंने थोड़ा सा समझ दिया। बट हम लोग आपको अब जेट परीक्षा के बारे में, दिस प्रेजेंटेशन इज अबाउट the joint entrance test 2020 of FTIA and SRFTI together. And if you have any question, feel free to ask as and when you please. हमारे पास बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड टाइम नहीं है, 5 बजे तक का समय है हमारे पास है, तो मैं इसको थोड़ा सा तेजी से चलाऊंगा। बट ये पढ़ने वाली चीज़ है। अगर आपने प्रोस्पेक्टस देख लिया है या जेट बुलेटिन देख लिया है तो आपके लिए ये रेपिटेशन है। फिर आप सवाल अपने मन में रख लीजिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। देवांशी मेरे साथ हैं, वो एडिटिंग स्टूडेंट है, वो एडिटिंग का जवाब दे सकते हैं। शानुल इज ऑल्सो एडिटिंग फैकल्टी है, एडिटिंग के जवाब दे सकते हैं। राजेंद्र जांगले जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड तो उसका जवाब दें, वो 5 नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, तो डॉक्यूमेंट्री और फिल्म डायरेक्शन के ऊपर कुछ होगा तो जवाब देंगे। रजुला शाह सिमिलरली हिंदी है, और बाकी जो बच गए हैं उसकी मैं कोशिश करूँगा। So this is the joint interest test जिसकी बात हो रही है, and naturally all of you are interested in writing that test, that is why you are here. So let's go to the next. फिल्म एंड टीवी शो के बारे में मेरे ख्याल से आप लोग जानिए, आप बता चुके बता चुके, तो इसको हम फिर रुकेंगे नहीं, यहाँ पे जल्दी करके नेक्स्ट पे आ जाएगी। ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारा अगले साल, जिस साल में अगर आप कामयाब हुए और इंस्टीट्यूट में एंटर हुए तो वो हमारा 60वां साल होगा। इट्स अ बिग हॉलमार्क, इट्स अ बिग माइलस्टोन इवेंट फॉर FTIA। SRFTI में 25 साल हो गए और SRFTI के 25 साल हुए, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर। आप जहाँ भी ज्वाइन करेंगे इट विल बी इंटरेस्टिंग ईयर टू स्टार्ट ऑन अ फेस्टिव नोट। ये हमारी हिस्ट्री है, इसके बारे में कोई सवाल की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट चलेंगे। ये हमारी फिलॉसफी है, उसके बारे में भी बातचीत हो चुकी है, तो पैरा को आप पढ़ लें, इंटरव्यू में शायद काम आ जाए, कुछ शायद ना भी पूछें आपसे। नेक्स्ट ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें मेरे ख्याल से अगर बात नहीं हुई है तो कहने की बात ये बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है।
और ये नेचुरली बहुत महंगा इक्विपमेंट है। भारत सरकार बड़ा भरोसा कर रही है अपने स्कूल्स के ऊपर कि उनको वो इक्विपमेंट दे रही है, अपनी ट्रेनिंग और टीचिंग पे भरोसा करके दे रही है। तो यू आर वर्किंग विद स्टेट ऑफ द आर्ट। नेक्स्ट सबसे जीतने फिल्म स्कूल के बारे में शामिल आप बताएं तो ज़्यादा इसमें आइए। वैसे ही है, मैंने सेम काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट, सो वी हैव गॉट सेम इक्विपमेंट, बहुत बड़ी जगह है, कैलकाटा के सेंटर में है, 44 एकड़ जमीन के ऊपर है। और मैं एक्चुअली FTI में पढ़ा हूँ, SRF में पढ़ा रहा, तो मेरी बेटी पढ़ना चाहेगी तो मैं मेरे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करूँगा, ज्वाइन करने बोलूँगा। लेकिन मेरा दिल में चाह होगा कि वो FTI में जाके पढ़े। ये है, और कुछ बोलना नहीं है, एक्चुअली आगे चलते हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है ना, वो सिर्फ FTI की और SRF की फैकल्टी ही ट्रेनिंग कर रही है। हमारे यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो रेगुलरली आते हैं वहाँ पे, और वो वहाँ पे आपके साथ वर्कशॉप्स करते हैं, तो उनके साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन होता है। तो यू आर क्लूड ऑन, ऐसा नहीं कि सिर्फ अंदर के लोग ही पढ़ा रहे हैं, बाहर के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे फिल्म मेकर आके फिल्म दिखा रहे हैं, आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ये कोर्सेज है, मैं आपको बता दूं, इसके बारे में ज्यादा कंफ्यूजन की गुंजाइश अगर वैसे तो सर माइक यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं जनाब, सीटियों के साथ स्वर आएगा, सीटी भी आएंगी। आप नंबर 1 है कि आपके अंदर क्या संभावना है, वही हम लोग देखना चाहते हैं, आपको धकेलना नहीं चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर जानते हैं जिनको मिला है अभी 2-4 साल के अंदर, में भी भोपाल में से किसी को मिला या किसी को अगर जानते हैं या फेसबुक पे जानते हैं, उनसे बात करिएगा तो ज्यादा अच्छा बोल पाएंगे, हमसे ज्यादा बोल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने झेला है, उन्होंने प्रिपरेशन लिया और एग्जाम में बैठा है। ठीक है, मुझे लगता है कि एक चीज इम्पोर्टेंट है कि अभी जब आप यहाँ आए हैं और आपकी इच्छा है कि आप फिल्म में जाएं, तो इसको भी थोड़ा और पूछिए अपने आप से कि क्यों जाना है, क्या करना है, क्यों मुझे लिया जाना चाहिए। इसकी अपने आप की आपकी जितनी तैयारी हो सकती है, बाकी ये एग्जाम के पेपर्स के बारे में बहुत डिटेल में बता चुके हैं, इतना तो हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसे पूछा जाएगा। ये तो बहुत कुछ आपको पता चल गया, जनरल नॉलेज ये एक लेवल का। सिनेमा की जहाँ तक क्वेश्चंस है और उनकी जानकारी है, वो तो आपको अगर अपना जो काम है, अपना रिसर्च, वो सबसे अधिक काम आएगा कि आप वाकई में जाना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो ऑनेस्टी ही जो कह रहे हैं पंकज जी, बेस्ट है। फिर आगे कहीं इस तरफ नथिंग नो क्वेश्चन, आप बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो स्क्रीन प्ले का फील्ड है, इंडस्ट्रियल अप्रोच जो होती है हमारे FTI से प्रोडक्शन हाउसेज पे, क्योंकि बिकॉज धर्मा प्रोडक्शन है और जो भी प्रोडक्शन हाउसेज है उन्हें स्पेसिफिकली क्रिएटिव टीम बिठाई अब आ गई, वो डिपार्टमेंट बन गया है। तो क्या FTI में ब्रिज बिल्ड करता है राइटर का उस प्रोडक्शन हाउस से, क्या वो हेल्प होती है क्या, वो जानना है, कितना हेल्प करता है, नहीं करता भी है। और दूसरा ये कि जैसे मैम और सर आप लोगों ने ये चीज कही कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने नहीं निकल पाया था उसी पर, तो एक मेंटल फटीग होता है कि हमारा इशू, मतलब हमारा पेपर नहीं निकला, हाउ यू गाइस डील विद दैट। तो उसका एक आंसर कि आप उस चीज को ओवरकम कैसे करके सेकंड टाइम आपने अप्रोच किया जब पेपर, तो क्या खामियां थी जिस चीज को आप लाए अपने अंदर, उस चीज को डिटॉक्सिफिकेशन किया उस चीज का, और फिर पेपर राइट किया और आपका पेपर निकला। तो एक चीज और ये जो कोई अभी
नहीं, हमारे पास हमारे एक साथी हैं जिन्होंने स्क्रीन राइटिंग का कोर्स किया, वो अभी आ जाएंगे यहाँ, तो वो अच्छा है कि वो उसका जवाब दें। हम लोग भी इसका जवाब दे सकते हैं, देना चाहते हैं, पर हम पहले उनसे सुन लेते हैं। आपके पीछे बैठे उनका सुन लेते हैं। एक चीज सर 2 साल का कोर्स अभी जो स्क्रीन राइटिंग का ड्यूरेशन चेंज हो गया है, बस 1 साल जी। तो सर ऐसा चेंज एकदम सडन चेंज लाना सडन कैसे, मतलब वो एकेडमिक ईयर में ही होगा ना चेंज सर? एकेडमिक ईयर के बाद थोड़ी हो जाएगा। दैट इज की एक साल से दूसरे साल में जब अब आए हैं तो चेंज हुआ है, वो ये वक्त पर रहा है चेंज होने का। इसमें क्या क्यों किया गया कि 2 साल हो गए? इसलिए किया गया, 2 कारणों से किया गया। एक तो हम देख रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में राइटर्स का भयानक अकाल है, भयानक, मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे जो राइटर्स हैं बॉम्बे के अंदर, वो इंग्लिश में हिंदी की स्क्रिप्टें लिख रहे हैं, उनको हिंदी नहीं आती, और वो हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्टें लिख रहे हैं और हिंदी सीरियल की स्क्रिप्टें लिख रहे हैं। एक बात। दूसरी बात कि वहां पे इस कारण से बहुत ज्यादा गुंजाइश है, अपॉर्चुनिटी है राइटर्स की। जो हमारे राइटर्स हम चाहते हैं कि बिल्कुल स्टैंड आउट करें, वो ऐसे लोग जो इधर उधर से आके राइटिंग में अपना ट्राई कर रहे हैं, हमारे राइटर्स उसको पूरी तरह से स्टैंड आउट करें। तो हमको लगा कि हमको ज्यादा है पढ़ाने के लिए, हम 1 साल में उतना नहीं पढ़ा पा रहे जितना हम समझते हैं कि पढ़ाना है। और हमारी हर फैकल्टी ने, हर गेस्ट लेक्चरर ने यही कहा कि आप इस कोर्स को पढ़ाएं। इस कोर्स के बारे में बड़े संशय थे। जब ये कोर्स शुरू हुआ था तो बड़ा लोगों को डाउट था कि राइटिंग का कोई कोर्स होता है क्या, मतलब राइटिंग कोई सिखा सकता है, राइटिंग कोई सीख सकता है, तो इसलिए इसको 1 साल का शुरू किया गया। मुझे लगता है बड़े डरते शुरू किया गया, लेकिन अब हमारा इतना हौसला बुलंद है, हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं कि हमको लग रहा है कि 2 साल का। और कभी कोई शायद ऐसा दिन आएगा, मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा, कोई ऐसा दिन आएगा जब हम 3 साल का राइटिंग नहीं। अब आप इनको पीछे वालों को मौका पूछा भाई आज की आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस में किया, वो ऐसा है तो जनरलाइज्ड आंसर इसका होने से तब मैं अपना आंसर दे सकती हूँ। तो उसमें तो यही कहना पड़ेगा कि ये जब मैं एग्जाम देने जा रही थी तभी मुझे ये रियलाइजेशन था कि जरूरी नहीं है वो दूसरे बार में नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं कि ये इस चीज का रिफ्लेक्शन है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना होना चाहिए, बट मेरे से अच्छे 10 लोग और हो ही सकते हैं। तो वो चीज है, उसके लिए तहकीक अगर होती है तो नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और तो मैं नहीं कह सकती बस, क्योंकि ऐसा इतनी कम चीजें हैं, बहुत लोग आना चाहते हैं और ऐसी इलस्ट्रियस जगह है, इसीलिए कई बार आपको करना पड़ता है। मुझे ऐसा एक्चुअली उन्होंने कहा जाए कि मुझे याद है कि सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ था, बाकी मुझे याद नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे टाइम में मैं छोटा गांव से गया था, मुझे इंग्लिश हिंदी कुछ भी मालूम नहीं था, और सिनेमा के बारे में मालूम नहीं था। सिनेमा घटिया चीज़ मुझे लगता था, जो देखता था डांस वगैरह जैसे वो करता था। तो लेकिन जब एग्ज़ाम दिया मुझे एक बार पे एक चांस मिल गया था विदाउट प्रिपरेशन, और सिनेमा के बारे में मालूम भी नहीं था कुछ। मेरे बैच में एक को 7th टाइम वो गया था, आफ्टर 6th टाइम जाके उनको जब इंटरव्यू हो रहा था, रिटन में हो गया था, इंटरव्यू जब दे रहे थे उनको पूछा, लास्ट क्वेश्चन उनको पूछा गया था कि इस बार आपको नाम मिले तो आप क्या करेंगे? बोला कि अगले बार देंगे। इत्तेफाक से उस साल उनको मिल गया था। मतलब ये नहीं, वो बहुत अच्छा फिल्म मेकर बने बाद में, जो जिसको 7th टाइम या 6th टाइम में मिला था। और मुझे एक बार में मिल गया था बगैर कोई प्रिपरेशन, ये भी होता है। तो ये लेके इतना चिंतित मत हो, ठीक है? अब आप बैठे, वो पीछे आपके पूछना चाह रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है सर कि मेरे MBA चल रहा है, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ FTI? बिल्कुल, अगर MBA आपका जो चल रहा है वो ग्रेजुएशन के बराबर है। नहीं, मेरा ग्रेजुएशन तो हो चुका है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। आप सिर्फ ये देखिए, आप चिंता मत कीजिए ग्रेजुएशन MBA है क्या है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, मैं उनको बता रहा हूँ, जो फाइनल ईयर का अप्लाई कर रहे हैं एग्जाम, 31 जुलाई तक आपका रिजल्ट आउट होगा। वो प्रोफेशनल केसेस जितने 31 जुलाई तक आपको फिल्म इंस्टीट्यूट में डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि आप डिग्री के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, यू आर स्टिल ऑन। तो MBA तो बहुत बड़ी बात है। सर मास्टर डिग्री चल रही है, इसके लिए मैं बोल रहा था बीच में कुछ तो ग्रेजुएशन डिग्री से मतलब मास्टर चल रही है, MPL चल रही है, क्या चल रही है। ओके सर, थैंक यू। आगे है
सर मैं एक्टिंग का कोर्स रिसर्च करना चाहता है, एक्टिंग पढ़ना चाहता हूँ। तो मुझे अभी कंफ्यूजन है कि जो मेरा आई है वो पैदाइशी है, पैदाइशी पे नंबर लगे हैं, तो नहीं क्योंकि चश्मा उतर नहीं पा रहा है और मैं एक्टिंग का मतलब मैं सीखना चाहता हूँ, एक्टिंग के बाद बेटर भी करता हूँ और उसका अभी बेसिक मेरा चल रहा है। मैं तो सिस्टम का क्या रहता है आप ऐसा कीजिएगा, आप वहाँ पे जो मेडिकल के बारे में लिखा हुआ है वो आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। मैंने पढ़ा नहीं है कि आँख के बारे में क्या सिचुएशन है, क्या लिखा है वहाँ पे। उस पर ऐसा लिखा है कि मतलब मेडिकल वहाँ बैठाया जाएगा और हर चीज टेस्ट की जाएगी और उसमें से अगर कुछ भी आपको बॉडी में खराब निकला हाँ जी, ये बॉडी में खराब निकलना जो है ना, ये ऐसी चीज है कि अगर ये सबका टेस्ट करें ना, सबकी बॉडी में कुछ ना कुछ खराब निकलेगा। मैं शर्तिया बता रहा हूँ आपको, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसा हमारा मेडिकल टेस्ट नहीं है, आपने एयरफोर्स का हवाई जहाज उड़ा के बमबारी नहीं करनी पाकिस्तान। आपको फिल्म बनानी वो आप बना लेंगे अगर आप बाकी काम कर पा रहे हैं। आपके साथ मैं एक अलग सेशन करूंगा और आप हमारा एक सेशन अटेंड कीजिएगा गुरुदत्त के ऊपर। आपको पता है गुरुदत्त के साथ समस्या क्या थी? गुरुदत्त को दिखाई अच्छा नहीं देता था, वो चश्मा पहनते थे। उनको बार बार मजबूर किया गया कि जी आप कर सकते हो एक्टिंग, आप इस चश्मे के साथ कर सकते हो एक्टिंग। और उसके बाद वो क्या बन गए वो आपको पता है। तो एक्टर को अपनी अच्छा आपकी आईसाइट क्या है बताएं मुझे, क्या आईसाइट है? कुछ खास नहीं है मेरे ख्याल से, आप अप्लाई कीजिए। मुझे आता चश्मा निकाल दो, आपकी आई क्या मूवमेंट कर रही है मुझे -3.5 तो है यार, क्या बात नहीं कर रहा है, -10 तो कॉन्टेक्ट लगा लो। मैं आपको बोल रहा हूँ गुरुदत्त की आईसाइट इससे भी ज्यादा खराब है। आपने देखा नहीं आज तक क्वेश्चन पेपर? आप सेमिनार अटेंड करने आ गए, हो सकता है आपने ना देखा। हाँ, तो अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसके इंस्ट्रक्शन में लिखा है सवाल जो है हिंदी में है और इंग्लिश में है। ये सब लोग सुन लेना, आप सबको कह रहा हूँ, सवाल इंग्लिश में है और हिंदी में है। आपको जवाब या तो इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है पूरे पेपर का। ये नहीं हो सकता कि क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब इंग्लिश में और क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब हिंदी में। उसका कारण सीधा सा है कि हम इन्विजिलेटर को इंग्लिश इन्विजिलेटर्स ले रहे हैं, हिंदी इन्विजिलेटर्स ले रहे हैं। आपको 6000 लोग अप्लाई कर रहे थे पिछले साल, 6125 पेपर हिंदी वाले लिखे हुए हिंदी वालों को दे रही, इंग्लिश वाले हम ये नहीं कर सकते कि क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी वाला चेक कर रहा है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश वाला चेक कर रहा है, वो पॉसिबल नहीं। तो किसी एक भाषा को चुन लीजिए और सारा खर्चा उस भाषा में लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेन भी आप नहीं लिख सकते और रेडियो भी नहीं आप लिख सकते, वो आप लिख लीजिए, लेकिन लाइन की लाइन, पैरा के पैरा दूसरी भाषा में नहीं। सोच लीजिए, नहीं आप सोच लीजिए, अभी फिर आएंगे आपके पास। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि कोई ऐसा ना रह जाए जिसने बिल्कुल नहीं। हाँ सर, मेरा सवाल सिलेबस को लेकर था कि जो सिलेबस था इसके पहले जो पूछा गया था कि इंडस्ट्री से थोड़ा अपार्ट पूछा गया था, बाहर से पूछा गया था कि जनरल आसपास का। उसके बाद पिछले बार थोड़ा इंडस्ट्री के अंदर का पूछा गया, मतलब थोड़ा थोड़ा। अब क्या पूरा मतलब इंडस्ट्री से ही पूछा जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री से, या फिर अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री पूछा जाएगा? इंडस्ट्री से क्या पूछा गया? मतलब फिल्म मेकिंग और एक्टिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा या फिर बाहर जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे? मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ, ये किसी भी आर्टिस्टिक विधा में इंडस्ट्री, इनसाइड इंडस्ट्री, आउटसाइड इंडस्ट्री क्या है? सर जैसे कि अवार्ड्स के बारे में, बुक्स के बारे में, ये सब रिलेटेड, या फिर बाहर जैसे कि कौन मैथमेटिशियन है, कौन क्या, ये सब जनरल सवाल। देखिए, कोई ऐसा मैथमेटिशियन सुब्रमण्यम की अगर आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम की, वो तो जनरल अवेयरनेस में आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपका एक ही नंबर कटेगा, इससे इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन जनरल अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मेंटल एबिलिटी, मैथ्स के तो कोई सवाल हम नहीं पूछने वाले। हाँ सर, मतलब ज्यादातर किसका रेशियो ज्यादा होगा, मतलब इसका रेशियो ज्यादा होगा? बता दिया इन्होंने, एकदम बता दिया कि एमसीक्यू में 15 नंबर बाहर से रहेगा, 15 नंबर फिल्म से रहेगा। आप ठीक से सुनना चाहिए सर। मैं अभी थोड़ा नहीं। अच्छा, कोई तो वहां मत लेट हो जाना इंटरव्यू में। हाँ बताइए। नहीं आपने तो ऐसे 2 ईयर और 3 ईयर कोर्स की वैसे बहुत ज्यादा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो सर्टिफिकेट कोर्सेज जो चलते हैं 3 महीने 4 महीने, इसकी क्या वैल्यू है इंडस्ट्री? वैल्यू जो होता है ना, हीरे की कबर क्या कहते हैं, हीरे की क्या होता है, कदर जो है ना वो जौहरी करता है।
वो कोई हम ये नहीं कह सकते इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, वो लगाने वाला बताए। सर ये जो 3 महीने का स्ट्रक्चर होता है वो क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अभी खत्म ही नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ ये कोर्सेज जो जेट के कोर्सेज हैं, जो 11 FTI में होते हैं, और आपके कितने होते हैं? 11 आपके यहाँ होते हैं। तो ये जो 11 कोर्सेज दोनों जगह पे होते हैं, ये 11-12 जो भी हैं, ये इसके लिए जेट हो रहा है। इसके बाहर एक चीज है जिसको कहते हैं स्किलिंग इंडिया इन फिल्म एंड टेलीविजन। ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज, FTI जब शॉर्ट टर्म कोर्सेज करता है तो वो स्किफ्ट के अंडर में शॉर्ट टर्म कोर्सेज करता है। वो 3 दिन से लेकर के कई बार जो आप कह रहे हैं 3-3 महीने के कोर्सेज होते हैं। तो वो फाउंडेशन लेवल के कोर्सेज हैं, वो सर्टिफिकेट लेवल के कोर्सेज नहीं है, डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज हैं, फाउंडेशन लेवल के कोर्सेज हैं। बिल्कुल इसेंशियल बेसिक इंफॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाती है। और उसमें क्योंकि मैं उसको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए उसमें जो बच्चे उससे पढ़ के निकल रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ बच्चे जो हैं वो चाहते भी नहीं FTI में इसके बाद आना, वो कह रहे हैं हमने जो सीखना था सीख लिया। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल सिनेमेटोग्राफी, जैसे हमको DSLR चलाना आ गया, हमको अब क्यों एनिफ्लेक्स सीखना है, हम बस इतना ठीक है, हम इसको फिल्में बनाना चाहते हैं बजाय के हॉस्पिटल के। वो जो स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है उसमें तरह तरह के लोग जो हैं वो सीख रहे हैं। बॉम्बे में एक कोर्स हुआ था जिसमें एक 84 साल की महिला एक्टिंग सीखने आई, 84 साल की महिला। उनसे पूछा कि आप क्यों सीखना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे मौका नहीं मिला, जब मेरा टाइम था एक्टिंग सीखने का, जब मैं एक्टर बनना चाहती थी, मुझे जिंदगी ने मौका नहीं दिया, मुझे आज जिंदगी ने मौका दिया। माय ग्रैंड चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप, आई कैन डू इट, सो आई वांट टू डू इट, एंड शी डिड इट, एंड शी डिड वेरी वेल डूइंग दैट कोर्स। तो ये स्क्रिप्ट की चीज है, उसके लिए आप FTI में जाइए, शॉर्ट कोर्सेज का जो लिंक है उसके बारे में आप पढ़िए, बहुत अच्छे खूबसूरत कोर्सेज हैं और उसमें बहुत अच्छे टीचर्स और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। उसमें एक कोर्स ऐसा हुआ था जिसमें रजुला शाह जी पढ़ा रही थी और मैं पढ़ रहा था, मैं उनका स्टूडेंट था और मैं उनका अच्छा स्टूडेंट था, शायद इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड। बेनिफिट क्या होता है यार, आप क्या कौन सा बेनिफिट बताऊं? मुझे बड़ा बेनिफिट हुआ, मुझे इतनी अच्छी फिल्में दिखाई, इतनी अच्छी फिल्मों के बारे में बातें की हम लोगों ने, बड़ा बेनिफिट हुआ, मेरा पूरे चक्षु खुल गए, ज्ञान का भंडार हो गया वो कोर्स करने के बाद। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, उन्होंने एक क्यूब्रिक की फिल्म दिखाई थी, उससे बड़ी एंटी वॉर फिल्म, उन्होंने वो फिल्म नहीं देखी थी, उससे बड़ी एंटी वॉर फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। जब वॉर पे डिस्कशन होता है मेरे ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं, वॉर के बारे में मैं क्या क्या आपसे बातें कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दैट फुल मेटल जैकेट। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अब आप ये सोच रहे हैं कि उसके बाद कोई नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद कोई काम करना, वो भी होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। आप कहते हैं कि मैंने ये कोर्स किया तो आपको डेफिनेटली। हाँ Sir, what is the probable ratio between the questions coming from Indian cinema and international cinema? जी तो इसका आंसर मैंने किया। I don't think we can answer that. एग्जाम हॉल में जाके डिस्कवर। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई तय नहीं किया प्रोपोर्शन, अगर आपने तय किया होता तो आपको बता पाते कि इतना इंडियन लेंगे, इतना फॉरेन लेंगे। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, मगर यहाँ पे खड़े होकर के, क्योंकि माइक के आगे मैं खड़ा हूं, जो सिनेमा होता है ना वो इतना इंडियन, इतना वेस्टर्न, इतना तमिल, इतना यूरोपियन, ये ऐसा होता है। सिनेमा इज सिनेमा, और आपको खुला रखना चाहिए अपने आप को हर किस्म के सिनेमा। इसलिए हम लोगों ने कभी परवाह नहीं की इस बात को सोचने की कि हम इन रेशियोज में, इन प्रोपोर्शन में कुछ आप नहीं, वही लिबरल है, मैंने आप खुद को खुला रखिए। नहीं तो सबसे अच्छा होगा, मैंने हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन पेपर आपको बता दें, उससे आसान पड़ जाएगा। एक मैं यही जानना चाह रही थी सबके इंटरेस्ट में कि कौन लोग इन फील्ड्स में इंटरेस्टेड हैं, अगर थोड़ा सा हाथ उठाएं तो हमें थोड़ा आइडिया लगेगा कि सबसे ज्यादा सबसे कम किस चीजों में अवेयरनेस है। सिनेमाटोग्राफी एक करके पूछेंगे, ऐसा करिए ना, पहले एक्टिंग के पूरा उठ जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन उसमें FTI इतना हेल्प करता है क्योंकि आजकल प्रोडक्शन हाउसेस में क्रिएटिव टीम भी हमारे पास है, बट आउटपुट जो उनके पास स्क्रिप्ट आती है, मतलब 100 स्क्रिप्ट पर मंथ मान लीजिए, जैसे धर्मा का मुझे पता आउटपुट कितना उसकी बाय द एंड ऑफ द ईयर 1 या 2 स्क्रिप्ट मेन जो जैसे करण उनके पास तक पहुंचती है। आई डोंट नो फिल्म बनती कि नहीं, बट मैं ये चीज बोल रहा हूँ। तो इधर भी हायर लिटरेरी एजेंट, मतलब जो एज एन एजेंट हायर करके हम उस पर पहुंचे, फिर वहाँ करें, तो हम जैसे हम तो कॉलेज इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, तो हमारा वो FTI क्या ब्रिज बिल्ड करता है बिटवीन द प्रोडक्शन हाउस एंड ऐसा बात।
इसमें क्या है? ब्रिज तो ऐसे कोई ब्रिज नहीं बिल्ड होता है बेसिकली। ये जाके आप स्क्रीन प्ले के बेसिक सीखते हो, आप स्ट्रक्चर समझते हो, स्टोरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप स्टोरी लिखना सीखते हो, फिर उसको स्क्रीन प्ले के स्ट्रक्चर में फिट करते हो, है कि नहीं? फिर सेम टाइम पे आप मीडियम को समझने की कोशिश करते हो, फिल्म एज अ मीडियम कैसा है, स्क्रीन पे उसमें कैसे इवॉल्व होता है, लेकिन ये सारी चीजें देखते हो। लेकिन आप बोल रहे हो कि स्क्रीन प्ले और प्लस इंडस्ट्री का उसके बीच में ब्रिज क्या है, ऐसे तो कोई ब्रिज नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी ये होता है कि जब कोर्स खत्म होता है तो बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस को इनवाइट किया जाता है SPW में, और फिर वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने स्क्रीन पे नरेट करते हैं, अपनी स्टोरी नरेट करते हैं। तो जो उन स्टूडियोज को या प्रोडक्शन हाउसेस को जो जो स्टोरी या स्क्रीन पे पसंद आता है, तो या तो वहीं पे खरीद लेते हैं, या फिर जो कुछ उसमें यंग टैलेंटेड स्क्रीन पे राइटर्स होते हैं तो उनको वहाँ पे वो जॉब भी ऑफर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे 2008 या 9 का एक बैच था स्क्रीन प्ले का, उस पर मिर्ची करके एक प्रोडक्शन कंपनी है, उसमें लगभग 10 स्टूडेंट 8 स्टूडेंट्स की स्क्रीन पे खरीद लिए थे स्टूडेंट आते थे। भले ही अभी एक भी फिल्म नहीं बनी, लेकिन उन्होंने खरीद लिए थे और स्टूडेंट्स को वहीं पे पैसा मिल गया था। एक तो ये है, दूसरी चीज ये होती है कि हमारे इतने सारे बहुत सारे सीनियर्स होते हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, आपका और उनका एक बड़ा अच्छा एक ब्रिज बनता है, एक बड़ा अच्छा कनेक्शन बनता है। तो आप जब मुंबई पहुंचते हो, काम हो रहे होते हो, तो आपके सीनियर्स आपकी बड़ी हेल्प करते हैं, तो कोई कहीं ना कहीं पे रह के कुछ ना कुछ काम कर ही रहा होता है, तो वो एक अच्छा वो चीज होती है। सर जैसे हमें पता है कि FTA में तो हजारों फिल्म वगैरह देखने के लिए हमारे पास फिल्म आर्काइव है, इंटरनेशनल फिल्म आए होते हैं, और स्क्रिप्ट का क्या हमें स्क्रीन प्लेस पढ़ने मिलते हैं? क्योंकि ऑनलाइन इंटरनेट सोर्स में तो सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे पढ़ने को है। नहीं देखिए, जो वो भी लाइबल है कि नहीं वो हमें नहीं पता, बट डिड यू गो थ्रू द इंटरनेट? हमारा वेबसाइट देखे हैं FTA SRFTA देखना चाहिए नहीं सर, दोनों का मैं FTA में पढ़ा हूँ। लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी का डिस्क्रिप्शन है, उसमें आपको मिलेगा आंसर। अगर ये आंसर नहीं मिला उसको, अगर ये लेके आप जितना बात बोल रहे हो, मुझे लगता है कि आप उनमें से आपको आंसर मिल जाना चाहिए। इंटरनेट पे बहुत सारे स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज नहीं है कि इसको लेके ठीक है। नहीं, बहुत पढ़ने के लिए तो इतना कुछ है कि आप 3 साल क्या 10 साल लगा दो तो पढ़ने के लिए लाइब्रेरी कम पड़ेगी आपका। और कोई लास्ट ईयर जैसे सर स्टोरी राइटिंग में 2 क्वेश्चंस आते थे, एक 20 मार्क्स का और एक 10 मार्क्स का। इस साल उसको मर्ज करके 30 कर दिया। तो सर मतलब एग्जैक्टली हम से स्क्रीन पे लिख पा रहे हैं ऑन दी पेपर। तो सर वो पूछा था कि पैरामीटर्स या फिर मतलब एग्जैक्टली आप क्या देख रहे हैं स्टोरी में? तो शायद सही बता पाएंगे, टेक्निक्स का क्वेश्चन होगा, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है कि बेसिकली वो जो कहते हैं कि आग स्पार्क क्या है, आप मतलब आप सब्जेक्ट को आइडियाज को कितने अच्छे से एलोबरेट कर सकते हो, कम से कम शब्दों में कितने अच्छे से आपका जो भी कैरेक्टर है उसको डिफाइन कर सकते हो, स्टोरी को कह सकते हो, और कितना ओरिजिनली कह सकते हो। आई थिंक वो सारा इम्पोर्टेंट। जैसे लास्ट ईयर इट वाज 20 मार्क्स, नाउ इट्स 30 मार्क्स। So there be any difference? It's the difference of marks obviously, but we got limited amount of time, and at that we are supposed to form a new idea and write it with a proper structured form and present it in a way which is unique. मेरी जानकारी में पिछले साल इस साल की स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्क्रीन राइटिंग देयर हैज बीन नो चेंज है। तो आप किस बेसिस पे कह रहे हैं मुझे कोई चेंज नहीं है? जो 1919 का पेपर स्क्रीन राइटिंग का था, सेम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज। आप सिलेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग के बारे में बोल रहे हो? ओके। हाँ, उसमें क्या सवाल था? सर तो मैं पूछा था लास्ट ईयर ऐसा होता था, एक जो अभी 20 मार्क्स का बोला था, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता था, और 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन होता था जिसमें हम कोई इमेज को देख के वही सिर्फ लेंथ ऑफ आंसर बढ़ गई है और क्वेश्चंस कम हो गए। अच्छा, दैट्स व्हाट दे वर वेरी क्लियर अबाउट इट। वो चाहते हैं आप ज्यादा लिखें। अगर उन्होंने आपको एक इमेज दी है
और वो आपसे कह रहे हैं कि इस इमेज के पीछे जो कैरेक्टर खड़ा है उनको कैसा कैरेक्टर होगा, उसको कैरेक्टराइजेशन की ज्यादा चाह रहे हैं आप, ज्यादा पहले जगह पर मोर डिटेल्ड आंसर सर। आप तो पूछ चुके, मैं रुक जाऊंगा फिर मैं आपको हाँ जी आप सर पूछना चाहता हूँ कि जैसे ऑडिशन होता है हमारा एग्जाम क्लियर होने के बाद एक्टिंग सीखने में, तो सर वहाँ पे कोई सीन प्रिपेयर करने के लिए वहाँ पे कोई स्क्रिप्ट दी आती है या हमें खुद से दोनों आपको एक वो देते हैं जिसमें आपको कहते हैं आप तैयारी करके आइए, तो सारे कैंडिडेट्स ने वही की, तो वी कैन कंपेयर कैंडिडेट, और दूसरा आपसे कहते हैं कुछ आप अपना लाइन तो दोनों चीजें। सर एक और सवाल था मेरा कि जैसे वहाँ पे एक्टिंग कोर्स कर रहे हैं है ना जो स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे लास्ट उसमें की ऑडिशन कॉल उसमें हेल्प होती है या आता है पास आउट होते टाइम कुछ ऐसा होता है या ऑडिशन कॉल वगैरह ऑडिशन जैसे लास्ट में पास आउट होते टाइम? अच्छा जब वो कोर्स खत्म हो गया जी वहाँ पे कुछ ऐसे में कुछ हेल्प होती है सर? आपकी 2 साल पढ़ा के इतनी हेल्प करती है और कौन सी कोर्सेज हैं जो एफटीआई और एसआरएफटीआई दोनों में पढ़ाए जाते हैं। तो जब इस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप दोनों इंस्टीट्यूट्स में अपने आप जो है एप्लीकेशन आपकी जा रही है, वो एक पॉसिबिलिटी ओपन कर रही है दोनों इंस्टीट्यूट के लिए, देन यू आर कॉम्पीटिंग। तो ये कोर्सेज हैं, ये फिल्म इंस्टीट्यूट के बड़े फ्लैगशिप और बड़े पुराने कोर्सेज हैं, ये अरसे से चले आ रहे हैं। डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग एंड साउंड डिजाइन, ये 3 साल के कोर्सेज हैं। जो 3 साल के कोर्सेज हैं उनको डिप्लोमा कोर्सेज कहते हैं। ये क्लियर है, एफटीआई और एसआरएफटीआई दोनों में पढ़ाए जाते हैं। अब दिवंशी आप नेक्स्ट पे पीजी डिप्लोमा कोर्सेज इन फिल्म ओनली एट एफटीआई, ये कोर्सेज सिर्फ एफटीआई में पढ़ाए जाते हैं। आप इनके लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ एफटीआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आर्ट डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन डिजाइन का कोर्स है, उसके बाद स्क्रीन राइटिंग का एक कोर्स है, और उसके बाद स्क्रीन एक्टिंग का एक 2 साल का कोर्स है। ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज है। नेक्स्ट है ओके, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज इन फिल्म ओनली एट एसआरएफटीआई, ये कोर्सेज एफटीआईआई पुणे में नहीं पढ़ाए जाते। प्रोड्यूसिंग फॉर फिल्म एंड टेलीविजन ये कोर्स है, और एनिमेशन सिनेमा ये कोर्स है। तो अगर आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ एसआरएफटीआई में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब ये टेलीविजन विंग एफटीआई में टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं टेलीविजन विंग, एसआरएफटीआई में टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया। इसमें एफटीआई के जो कोर्सेज हैं वो सिर्फ 1 साल के कोर्सेज हैं, दे आर सर्टिफिकेट कोर्सेज फॉर 1 ईयर। इसमें डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सिनेमाटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग और साउंड रिकॉर्डिंग एंड टेलीविजन इंजीनियरिंग, ये 4 कोर्सेज होते हैं। इसी तरह 4 कोर्सेज एसआरएफटीआई में होते हैं। कॉमन कोर्सेज की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग एंड डायरेक्शन फॉर ईडीएम, सिनेमाटोग्राफी फॉर ईडीएम, एडिटिंग फॉर ईडीएम, साउंड फॉर ईडीएम। तो जब आप साउंड का पेपर लिख रहे हैं तो आप दोनों इंस्टीट्यूट के लिए वो एलिजिबल हो रहे हैं उस पेपर को लिख रहे हैं। ये क्लियर? अब आपको वो कोर्स बता रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सिनेमाटोग्राफी और जो 3 साल का कोर्स है सिनेमाटोग्राफी, उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें 1 साल और 3 साल का डिफरेंस है। मोटा मोटा आप ये पकड़ लीजिए, उसमें ज्यादा गहराई में आप जा रहे हैं, इसमें कम गहराई में आप जा रहे हैं। मोटे तौर पर यही इलेक्ट्रॉनिक कुछ मतलब कुछ वर्ड फंक्शन शूट कुछ इस टाइप का होता है क्या? वो इलेक्ट्रॉनिक का क्या पूछ रहे हैं? जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी होती है, स्पोर्ट्स रिकॉर्डिंग होती है, ब्रॉडकास्टिंग, वो इलेक्ट्रॉनिक उसमें यूज होता है या फिर जो फिल्म उस तरह से मत देखिए। फिल्म के जो कोर्सेज है उसमें स्पोर्ट्स की कवरेज कर नहीं रहे। अगर आपको स्पोर्ट्स की कवरेज करनी है तो हम टेलीविजन कोर्स के लिए अप्लाई करें, अलावा इसके वो 1 साल का कोर्स। इलेक्ट्रॉनिक टीवी वाला रहता है, टीवी। अच्छा, कैन आई रिक्वेस्ट यू बोले कि अभी इनका जो पीपीटी होगा ना पूरा देख लीजिए, विदाउट क्वेश्चनिंग, विदाउट हिंड्रेंस, फिर पूछिएगा। जो क्वेश्चन आएगा ना वो लिख के रखना। आप लिख के, अदरवाइज क्या होगा कि टाइम आप लिख के कोशिश करेंगे। तो ये वो कोर्सेज है जो सिर्फ एसआरएफटीआई में पढ़ाए जा रहे हैं, एफटीआई में नहीं पढ़ाए जा रहे, ईडीएम में। इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है, थोड़ा मुश्किल कोर्स है। उस तरह से हम कह सकते हैं कि क्रिएटिव कोर्स नहीं है, कि मैनेजमेंट कोर्स है, क्योंकि हमारे सिनेमा में और टेलीविजन में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और इंडस्ट्री में मैनेजर्स हैं नहीं, सब लोग क्रिएटिव लोग हैं, लेकिन उन क्रिएटिव लोगों को मैनेज करने के लिए, उस प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए, उस पिच को मैनेज करने के लिए कोई था नहीं, इसलिए ये कोर्स शुरू किया गया है। तो इट्स अ रिसेंट कोर्स एंड इट्स अ वेरी वेरी यूनिक कोर्स।
और उसके अलावा राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया है। ये वो टेलीविजन सीरीज की राइटिंग, नेटफ्लिक्स के सीरीज की राइटिंग, कुकिंग शोज की राइटिंग, ट्रैवल शोज की राइटिंग, फूड शोज की राइटिंग, ये वो सारे स्पोर्ट्स कमेंट्री कैसे लिखी जा सकती है, न्यूज कैसे लिखी जाती है, ये सारे। अब आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। आइए, ये है फीस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज इन फिल्म एट एफटीआई और एकेडमिक ईयर 2021। और ये हमारे यहाँ फिल्म विंग में सेमेस्टर सिस्टम लागू है। 3 साल में आप 6 सेमेस्टर्स की पढ़ाई करते हैं। ये फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर्स की फीस आपको बताई गई है। सेमेस्टर 1 में फीस है 78,649 रुपए, जिसमें 27,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आपको वापस मिल जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर की फीस है 51,185। इसमें डिफरेंस वही 27,000 रुपए का है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपसे डिपॉजिट ले लिया जा रहा है। उसके अलावा फीस स्ट्रक्चर होगी। तो टोटल ये 1 साल का बना 1,29,834 रुपए। इसमें 27,378 आपका पैसा है, वो आपको वापस मिल जाएगा। तो मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि 1 साल में 1,02,000 रुपए आपने फीस दिए। इसमें ट्यूशन फीस और वहां पे रहने का खर्चा शामिल है। वहां का मेस का खर्चा शामिल नहीं है, वो अलग है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स अपने आप चलाते हैं। ये टेलीविजन स्ट्रीम है। टेलीविजन में सेमेस्टर सिस्टम लागू है, उसकी फीस एनुअल बताई गई है, लेकिन वो नंबर हो रही है 1,29,834, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। इसके बाद सही है, ये फीस जो है अभी ये अनाउंसमेंट लेटेस्ट गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के बाद अनाउंसमेंट हुआ है कि ये फीस जो है रिव्यू की जाएगी और इसकी रिपोर्ट 6 मार्च को आएगी। तो ये फीस जो है अगर रिव्यू की जाती है तो इसको ये कम होगी, उस रिव्यू के बाद ये ज्यादा नहीं हो जाएगी। कम होगी या नहीं होगी हमको पता नहीं, वो रिव्यू के बाद में पता लगेगा। बट दिस फीस इज अंडर रिव्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो 6 मार्च जो है आपके इंस्टीट्यूट में एडमिट होने से पहले का टाइम है। तो एडमिट होने से पहले आपको पता लग जाएगा कि रिव्यू होगी क्या वो कम हुई है। ये कुछ एमिनेंट एल्यूमनाई है, ये हमने थोड़ा शेखी बघाड़ने के लिए रखे हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं है इसका। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमने हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग 60 साल से चली आ रही है उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं। गिरीश कासरवल्ली, ये डायरेक्शन एंड एसपीडब्ल्यू के लोग हैं। गिरीश कासरवल्ली, विनोद चोपड़ा, श्रीराम राघवन, उमेश कुलकर्णी, इनके बारे में शायद बताने की कोई जरूरत नहीं है, समय बचा लेते हैं। आप इन सब लोगों को जानते हैं। इसमें दादा साहेब फाल्के अवार्डी और दूर गोपाल कृष्ण साहब की फोटो नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज्यादा बड़ा ये है, सारी फोटो यहाँ नहीं जानी जा सकती। लेकिन वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू सम पीपल फ्रॉम डिफरेंट जनरेशंस हु हैव स्टडीड फिल्म डायरेक्शन एंड नेक्स्ट। ये हमारे सिनेमेटोग्राफी के एल्यूमनाई है। इसमें संतोष शिवन रोजा फिल्म इन्होंने शूट की थी, अनिल मेहता साहब, वीर ज़ारा उन्होंने फिल्म शूट की थी, हाईवे फिल्म शूट की थी, विनोद प्रधान, ऐसे ये सब बहुत एमिनेंट कैमरामैन हैं। जो लड़कियों की फोटो वहां पे इसलिए हम लोगों ने लगाई है कि एक ये भ्रांति कई लोगों में है कि लड़कियां सिनेमेटोग्राफी नहीं करती या नहीं करना नहीं चाहती वगैरह वगैरह वगैरह। इसकी कुछ हिस्टोरिकल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अब आज की डेट में लड़कियां सिनेमेटोग्राफी कर रही हैं और बहुत अच्छा करती हैं। तो ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। ऐसा आप न समझें कि लड़की है तो एडिटिंग ही करेगी, ऐसी कोई वो नहीं है, मजबूरी नहीं है। ये लड़कियां करती हैं और लड़कियां। ये हमारे एडिटिंग के स्टूडेंट हैं। एडिटिंग इंटरेस्टिंग कोर्सेज के बारे में श्यामल और देवांशी कुछ ज्यादा आपको बता सकते हैं, बट कई लोग कहते हैं कि ये एक तरह से फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग है। एडिटिंग इज इक्वल टू फिल्म मेकिंग टाइप होते हैं। उसका जीवंत उदाहरण यहाँ पे हम देख रहे हैं। इसमें डेविड धवन और राजू ईरानी 2 ऐसे लोग हैं, वो ट्रेंड एडिटर्स हैं। हाँ, उनकी फोटो यहाँ पे नहीं है। संजय बंसाली हैं और बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म एडिटिंग अब कर नहीं रहे उस तरीके से। राजू ईरानी डजंट एडिट फॉर एनीबॉडी एल्स एक्सेप्ट फॉर हिमसेल्फ एंड डेविड धवन हैज आल्सो बिकम अ डायरेक्टर। इसके बाद और नाम है एक अरुणा राजे पाटिल का भी एक जिक्र कर लेना चाहिए। इन्होंने भी काफी सारे नेशनल अवार्ड जिनको मिले। शान मोहम्मद ऑफ कोर्स इज एन एडिटर, सो इज मनीषा बलदावा एंड श्वेता वेंकट ने। ये हमारे साउंड डिजाइन के स्टूडेंट हैं। इसके बारे में बहुत कम, मतलब कंपैरेटिवली लेस पीपल अप्लाई फॉर साउंड डिजाइन बिकॉज इट्स I think it's a very hardcore technical course in that sense, but there's a tremendous amount of creativity that is possible, as shown by Rasool Poverty, for example, by winning nothing less than an Oscar. For example, Vishwi Chatterjee को वही थी सर्जिकल स्ट्राइक की नेशनल अवार्ड, अब मिला पिछला 15 दिन पहले उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया। प्रीतम जो है वो साउंड डिजाइन के स्टूडेंट है, मगर उनका करियर बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्म म्यूजिक में है। तो ये कोई मजबूरी नहीं है कि आप साउंड डिजाइन या साउंड रिकॉर्डिंग पढ़ने के बाद साउंड रिकॉर्डिंग ही करेंगे। पीपल फाइंड देयर ओन स्ट्रेंथ एंड देयर ओन वोकेशन से। लाइक राकेश रंजन साहब ने सालों तक सुभाष घई की फिल्में की हैं, ये तो वेरी एमिनेंट। ये हमारे आर्ट डायरेक्शन इज अ रिलेटिवली न्यू कोर्स। मेरे ख्याल से 2006 में, आज से 10-12-15 साल पहले शुरू हुआ था। लेकिन ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आर्ट डायरेक्शन में पास आउट किया है। लक्ष्मी केलूस्कर is the lady who's done art direction for a film like Dangal, which is extremely complex art direction, as you know. वो रेसलर्स पहलवानों की कहानी है, वो भी हरियाणा में बेस्ड है।
उन्होंने ये सब कुछ काम किया और ऐसे ही बाकी लोग भी हैं। आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे आर्ट डायरेक्शन के स्कूल। ये हमारे एक्टिंग के, इनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। सयानी गुप्ता और रसिका दुग्गल ये न्यू ब्रीड है, राजकुमार राव और ये सब नए लोग हैं, ये बहुत बिजी लोग हैं आज की डेट में। राजकुमार राव कोई मुझे बता रहा था कि 2-3 साल तक उनकी डेट्स अवेलेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है इस टाइम, बट दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल। ऑफ कोर्स ये नसीर साहब और विपुल साहब, ये सब जया जी वगैरह, तो सब लोग उससे वाकिफ हैं। ये हमारे स्क्रीन राइटिंग के एल्यूमनाई है, ये भी नया कोर्स है। दीस पीपल आर आल्सो डूइंग वेरी वेल, दे आर राइटिंग सम वेरी मेजर फिल्म्स। ये हमारे टेलीविजन के स्टूडेंट्स हैं, ऑल ऑफ देम हैव फाउंड फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटीज इन द आउटसाइड वर्ल्ड, दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आप मुझे लगता है बॉम्बे में अगर आप सोनी के ऑफिस में या स्टार के ऑफिस में जाएंगे, किसी भी इस तरह के जी के ऑफिस में जाएंगे, तो आपको हमारे के स्टूडेंट्स वहां पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, ओके, सो लिटिल बिट अबाउट एडमिशन प्रोसीजर नाउ। ये एफटीआई का एडमिशन जो है ये मल्टी स्टेज प्रोसेस है। ये सब स्टूडेंट्स के लिए एक्सेप्ट फॉर एक्टिंग स्टूडेंट 2 स्टेज में ये प्रोसेस है। एक प्रोसेस जिसके ऊपर ये सेमिनार है उसको ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट कह रहे हैं। ये रिटन एग्जामिनेशन है, ऑल इंडिया रिटन एग्जामिनेशन है। ये स्टेज 1 है, 27 सेंटर्स में ये एग्जाम किया जाएगा, 3 घंटे इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है, और ये दोनों इंस्टीट्यूट्स के लिए लागू है। इसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, दैट इज व्हाट बोथ एफटीआई एंड एसआरएफटीआई विल लुक एट। तो आप दोनों इंस्टीट्यूट्स के लिए लिखेंगे एग्जाम। ये स्टेज 1 है। ये स्टेज 2 है, इसमें फॉर ऑल कोर्सेज एक्सेप्ट स्क्रीन एक्टिंग में, फिर आपको कह रहा हूं, अगर आप पहली मेरिट लिस्ट में आते हैं, जेड की मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो आपको कैलकाटा या पूना बुलाया जाएगा ओरिएंटेशन और इंटरव्यू के लिए, वो आपकी सेकेंड स्टेज होगी। और अगर आप एक्टिंग के स्टूडेंट हैं और एक्टिंग के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपकी 3 स्टेजेस हैं। रिटन की मेरिट लिस्ट में आने के बाद आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा एट वेरियस रिस्पेक्टिव सेंटर्स। वहां पे आप ऑडिशन देंगे, फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसकी बेसिस के ऊपर आपको ओरिएंटेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। Final selection of all courses in film except screen acting on the basis of performance of written examination, orientation and interview. ये तो सीधी सी बात है, तीनों चीज के मार्क्स इसमें कैलकुलेट होंगे। Final selection for screen acting on the basis of performance of the written examination, audition, orientation and interview. ये 4 चीज के मार्क्स इसमें इंक्लूड होंगे। Final selection for all courses in television, only orientation and interview. इसमें आपके जेड के मार्क्स जो है वो इंक्लूड नहीं किए जा रहे। ये हमारे सेंटर्स हैं, दीज आर दी इंटेंडेड सेंटर्स, 27 इंटेंडेड सेंटर्स। आप किसी और जगह से आए हैं तो आप देख लीजिए कि आपके घर के पास कौन सा सेंटर है। भोपाल ऑफ कोर्स हैज टू बी देयर, बट अगर आप किसी और जगह से आए हैं तो आप देख लीजिए कि आपके पास कौन सा सेंटर है। अगर आप इंदौर से आए हैं तो वेदर यू वांट टू अप्लाई रायपुर, वेदर यू वांट टू अप्लाई भोपाल और बॉम्बे और व्हाटएवर इज ऑल अप। ये कोशिश है, ये लाजमी नहीं है कि इन सब जगह पे एंट्रेंस टेस्ट होगा। अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ एक कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, देन एफटीआई रिजर्व्स द राइट नॉट टू डू द एंट्रेंस टेस्ट देयर, फिर उनको पास वाले में जाना पड़ेगा। कुछ 1-2 सेंटर्स इसमें कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये ज्यादातर जो है, आप ये मान लीजिए कि बैचलर्स डिग्री इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। So degree is not the same as diploma, that you must understand. There are some diplomas that have equivalence to a graduation degree, and some diplomas do not have equivalence. So therefore, what is important is that you should have a degree. सिर्फ साउंड रिकॉर्डिंग और साउंड डिजाइन में आपको 10+2 लेवल पे फिजिक्स पढ़ी हुई होनी चाहिए, अदरवाइज वी शुड नॉट बी अप्लाइंग। और आर्ट डायरेक्शन में आपको अप्लाइड आर्ट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, इंटीरियर डिजाइन और या उसके रिलेटेड फील्ड्स में डिग्री होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन का जहां तक सवाल है, प्रोफिशिएंसी इन ड्राइंग इज व्हाट एसआरएफटीआई इज सेइंग, सो दे आर नॉट आस्किंग यू टू शो सम डिप्लोमा ऑफ ड्राइंग, बट यू शुड बी प्रोफिशिएंट, अदरवाइज आपको खुद ही दिक्कत आएगी वो काम करने में। बाकी के सारे लोग बैचलर्स। ये हमारे टेलीविजन या ईडीएम के कोर्सेज हैं, इसमें सिर्फ एक लाल रंग से लिखा हुआ है, वही साउंड रिकॉर्डिंग वाला कोर्स है। इस पे काफी मेरी बातचीत साउंड के एचओडी से हुई है, और उन्होंने कहा कि बिना फिजिक्स के वो सीख नहीं पाएंगे कुछ, मतलब दे विल नॉट बी एबल टू परस्यू फॉर इट। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ये है, बिफोर अ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट मेक्स अ डिसीजन टू अपीयर फॉर जेट 2020 मस्ट विजिट द वेबसाइट ऑफ द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट एंड देयर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स टू एंश्योर एक्यूरेट एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन फॉर ईच प्रोग्राम, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एंड एंटायर एडमिशन प्रोसेस। इस सेमिनार की बेसिस पे आप एप्लीकेशन लिखने मत बैठ जाइए, आप उस साइट पे जाइए
जो हमारी अप्लाई एडमिशन जेट की साइट है या एफटीआई की साइट पे जाइए और अच्छी तरीके से हमारे प्रोस्पेक्टस को पढ़ लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म को पढ़ लीजिए। वो सारी चीजें जो उसके ऊपर हैं वो बाद में मैं आपको लिंक दूंगा, वो अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए, बिकॉज सेमिनार में सारी चीजें बताने का समय नहीं होता। ये वो पोर्टल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, applyadmission.net/jet2020। दिस इज व्हाट यू रियली मस्ट गो आफ्टर। इसको ढूंढना मुश्किल नहीं है, आप एफटीआई की साइट से भी इसका लिंक है, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज ऐसा रहते हैं एफटीआई की साइट से तो आपको मिल जाएगी वो उन चीजों से कनेक्ट होना। इसको बहुत जरूरी है कि आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। तो अब है ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, और इसके बारे में मेरे से बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से शामिल इससे वाकिफ हैं, तो आप ही आए और इसको बताएं। इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये श्यामल जी कह रहे हैं कि ये आप बताएं, क्योंकि ये पिछली जेट मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि हम 2 ग्रुप से बढ़ा के इसको 3 ग्रुप्स कर रहे हैं। तो 15 तारीख को दोपहर को, सैटरडे 15 दोपहर को जो एग्जाम होगा वो इन सब्जेक्ट्स के बारे में एग्जाम होगा। अगर आपने इनके लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको परीक्षा में बैठना है सैटरडे की दोपहर को अपने सेंटर में जाकर। ये कौन से कोर्सेज हैं? प्रोड्यूसिंग फॉर फिल्म एंड टेलीविजन रिंग, एनिमेशन सिनेमा, आर्ट डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन, स्क्रीन राइटिंग एंड स्क्रीन एक्टिंग। ये सारे वो कोर्सेज हैं जो कॉमन नहीं है दोनों इंस्टीट्यूट के बीच में। ये इस वजह से ये ग्रुपिंग है। हमने कोशिश ये कर रहे हैं, ग्रुपिंग को इस तरह से रखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप 2 कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटी आपके पास हो। तो 2 कोर्सेज में लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं? जो सिनेमेटोग्राफी पढ़ना चाहता है वो सोचता है कि मैं 3 साल तक सिनेमेटोग्राफी पढ़ना चाहता हूं, एफटीआई सारे एफटीआई। मगर अगर मेरा एडमिशन उसमें नहीं हो पाया तो मैं टेलीविजन सिनेमेटोग्राफी के लिए भी अप्लाई कर देता हूं, जो 1 साल या 2 साल का कोर्स है। और उसमें अगर मेरा एडमिशन हो जाता है तो कालांतर में मैं हो सकता है 3 साल का कोर्स भी करूं। ऐसी सोच लोगों की होती है। इस तरह से डायरेक्शन में मैं जो है 3 साल का करना चाहता हूं, मगर मैं 1 ईयर के लिए भी अप्लाई कर देता हूं। तो वो हम क्लब टुगेदर नहीं कर सकते, इसलिए वो अलग अलग होने चाहिए। ये उसके पीछे रीजन है। कई लोग सोचते हैं हम डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे या हम एक्टिंग में अप्लाई करेंगे, लेकिन एक्टिंग में नहीं हुआ तो हम डायरेक्शन में भी अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से इसकी ग्रुपिंग की गई है। तो ये वो कोर्सेज हैं जो जिनका एग्जाम 15 तारीख को दोपहर में हुआ। आप देख लीजिए आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पेज, ये 16 फरवरी का मॉर्निंग सेशन है, संडे मॉर्निंग सेशन। इसमें क्या कोर्सेज है? डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग, फिल्मिंग एफटीआई एसआरएफटीआई, सिनेमेटोग्राफी फिल्मिंग एफटीआई एसआरएफटीआई, एडिटिंग फिल्मिंग एफटीआई एसआरएफटीआई, साउंड रिकॉर्डिंग फिल्मिंग एफटीआई एसआरएफटीआई। तो ये बेसिकली फिल्मिंग के कॉमन कोर्सेज कर दूं। तो ये वो चीज की आपको पॉसिबिलिटी दे रहा है कि आप डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग फिल्मिंग एफटीआई के लिए अप्लाई कीजिए और उस दोपहर में आप उस परीक्षा में बैठिए जिसमें यही आर्ट्स पढ़ाए जाते हैं टीवी विंग में, यानी कि छोटे कोर्स। तो अब नेक्स्ट में आ जाएंगे, ये वो वाली बेसिक। तो पिछले साल हमारे पास सिर्फ 2 ग्रुप थे और कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि अगर हमने सिनेमेटोग्राफी में अप्लाई कर दिया, एक ग्रुप में सिनेमेटोग्राफी, दूसरे ग्रुप में सिनेमेटोग्राफी फॉर टीवी, लेकिन इसके अलावा हम आर्ट डायरेक्शन में भी अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसी उनकी सोच है। तो उनके लिए पॉसिबिलिटी थी नहीं, क्योंकि 2 ही ग्रुप थे। अब 3 ग्रुप बन गए, इसलिए वो पॉसिबिलिटी अब एग्जिस्ट करती है और इमर्ज करती है। तो ये आप अच्छी तरह से इसको आप प्रोस्पेक्टस में भी देख, इसमें जेट बुलेटिन में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन भी ये रजिस्ट्रेशन फी है। तो पिछले साल जो फीस थी और इस साल की फीस में डिफरेंस है वो समझ लेना चाहिए। पिछले साल अगर आप तो 2 ग्रुप से, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, आप ग्रुप ए कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 4000 रुपए, ग्रुप बी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 4000 रुपए। पिछले साल ऐसा था। इस साल क्योंकि 3 कोर्सेज 3 ग्रुप्स हो चुके हैं, तो ए ग्रुप के लिए अप्लाई करने के लिए वही 4000 रुपए, बी के लिए वही 4000 रुपए, सी में अप्लाई करने के लिए यानी 3rd जगह पे अप्लाई करने के लिए not 4,000 rupees but 2,000. This is the fees. So if you are applying for 1 group, you are paying 4,000. If you are applying for 2 groups, you are paying 8,000. If you are applying for 3 groups, you are paying 10,000 rupees. इसके बारे में आपको ये इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि कुछ समय तक ये मांग रही है कि ये फीस बहुत ज्यादा है, 10,000 रुपए हम अगर तीनों के लिए अप्लाई करें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। काफी लोगों ने कहा
इसको क्या कुछ कम किया जा सकता है। तो एक गवर्निंग काउंसिल की एफटीआई की मीटिंग हुई है रिसेंटली, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बात ठीक है, इस फीस को कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि दिस फीस विल बी रिड्यूस्ड, बट द क्वांटम ऑफ दैट रिडक्शन विल बी अराइव्ड एट बाई अ 5 मेंबर कमेटी। तो 5 मेंबर कमेटी जो है इस चीज पे विचार कर रही है कि इसको कितना कम किया जाए, और उसकी जानकारी मेरे ख्याल से 6 जनवरी तक पब्लिक हो जाएगी, आपको पता लग जाएगी। तो अगर आज आप अप्लाई कर देते हैं और बाद में फीस कम हो जाती है तो आपको रिफंड मिल जाएगा, और अगर आप तब तक वेट करना चाहते हैं और उसके बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर तो क्लियर हो ही जाएगा। दिस इज सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर जेट 2020। ये सेमिनार जेट 2020 के बारे में, उसके बाद की प्रोसेस की अभी आइडियली हमको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, पहले इसको पास कर लें, नहीं तो ज्यादा कंफ्यूजन कर। तो शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है, मैंने आपको बताया कि 2 स्टेज का एग्जाम है। पहले आप शॉर्टलिस्ट होते हैं ओरिएंटेशन इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट होती है वो फाइनल मेरिट लिस्ट है, उसकी बेसिस पर आपका एडमिशन होता है। ये प्रोपोर्शन मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए अगर सीट 1 है तो 3 लोगों को बुलाया जाएगा ओरिएंटेशन इंटरव्यू, ये बिल्कुल क्लियर है। और वो 3 लोग किस बेसिस पर बुलाए जाएंगे, वो जेट की मेरिट लिस्ट की बेसिस पर बुलाए जाएंगे। तो रिटन में आप कैसा परफॉर्म करते हैं उसकी बेसिस पे आपको एफटीआई या एसआरएफटीआई में ओरिएंटेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के केसेस में 5 लोगों को बुलाया जाएगा, 1 सीट के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा। तो इसका मतलब अगर 10 सीटें हैं और 5 सीटें जनरल कैटेगरी में हैं तो 15 लोग बुलाए जाएंगे पूना में या कलकत्ता में। और अगर शेड्यूल कास्ट है जिसकी 1 सीट है हर कोर्स में तो 5 लोग बुलाए जाएंगे। इसी तरह शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 लोग बुलाए जाएंगे। तो आप टोटल कर लीजिए कितने लोग ओरिएंटेशन में आएंगे, तो मोटा मोटा ये नेक्स्ट आ जाएगी। अब ये एक्टिंग वालों में थोड़ा सा भेद है। एक्टिंग वालों में 1 सीट के लिए 6 लोग ऑडिशन के लिए बुलाए जाएंगे, तो 5 हमारे पास सीटें हैं जनरल कैटेगरी में, यानी 30 लोग ऑडिशन देंगे। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में 1 सीट है, तो 1:10 के रेशियो में बुलाए जाएंगे वो, यानी कि 2:10 20 लोग बुलाए जाएंगे, 10 शेड्यूल कास्ट 10 शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, समझ गया। इसका जो रिजल्ट बनेगा जेट का और इसका मिला के जो रिजल्ट बनेगा उसकी बेसिस फिर आप ओरिएंटेशन इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे और उसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपका सिलेक्शन होगा नेक्स्ट टाइम। सो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर ऑल फिल्म इन कोर्सेज एक्सेप्ट स्क्रीन एक्टिंग, 20% मार्क्स जेट से होंगे, उसमें ओरिएंटेशन के 50% होंगे और 30% इंटरव्यू के होंगे। ठीक है, अब एक्टिंग का देख लेते हैं। फाइनल सिलेक्शन फॉर स्क्रीन एक्टिंग विल बी डन इन 2 स्टेजेस। स्टेज 1 का जो सिलेक्शन है, जो मैंने 1:6 1:10 रेशियो आपको बताया था, उसमें रिटन एग्जाम के 50% और ऑडिशन के 50%, ये नंबर लेंगे। और उससे आप स्टेज 2 में ओरिएंटेशन और इंटरव्यू जब आपका होगा तो रिजल्ट 1 के 50% और ओरिएंटेशन और इंटरव्यू के 50%, इससे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, प्रोस्पेक्टस में और ध्यान से देख लीजिए। अभी बहुत ज्यादा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि करना ये चाहिए कि जो आगे की जो भी कह सकते हैं खाई है या चैलेंज है उसको पार कर लीजिए। उस स्टेज पे आने के बाद आप थोड़ी और गहराई में जा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आपको ना बताएं ये भी ठीक नहीं। पिछले साल हमारे ये था नहीं पीपीटी में, थोड़ी सी आपको आइडिया होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, बट उसमें डूब नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये पहले वाला जो है मिस हो जाएगा। So this is about television. For postgraduate certificate courses in television, the joint entrance test is only qualifying in nature and does not carry any weightage in further admission. इनके यहाँ पे 50% ओरिएंटेशन 50% इंटरव्यू, ये मार्क्स सिर्फ अप्लाई करते हैं। तो जेट देयरफॉर बिकम्स अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। उसकी सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंस है कि आपको ओरिएंटेशन इंटरव्यू तक पहुंचा देगा, उसके बाद उस बैगेज को नहीं छोड़ देंगे। स्कीम ऑफ जेट 2020 रिटन पेपर, ये अगर लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं तो उससे वाकिफ हैं, और नहीं दे चुके तो वाकिफ नहीं। तो शामिल शामिल जी कह रहे हैं कि एक ही फ्लो में होना चाहिए। ये एक्चुअली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है फिल्म मेकिंग का, ये ऐसा नहीं होना चाहिए फिल्म बीच में कुछ और होने लगी। ये कह रहे हैं 30 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रिटन टेस्ट में, इसमें ऊपर वाला जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वहां लिखा हुआ है नेशनल इंटरनेशनल जनरल अवेयरनेस, यानी कि ये नहीं हो सकता कि आपको ये नहीं पता कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, फिल्म मेकर को जानना चाहिए।
ये मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि ये सवाल आने वाला है, मैं कह रहा हूँ जनरल अवेयरनेस किस चीज को कहते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, ये इस चीज को हम जनरल अवेयरनेस कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो है क्वेश्चन रिलेटिंग टू सिनेमा। इस मल्टीपल चॉइस में ऐसे सवाल के पिछले साल का बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड किसको मिला, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस चीज के लिए दिया जाता है, ये उस तरह के सवाल हैं, बट दे आर ऑल रिलेटेड टू सिनेमा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हमारे क्वेश्चन पेपर्स में मिल जाएंगे कि पिछले 4 सालों में क्या पूछा गया था। वो सबसे अच्छा तरीका है समझने के लिए कि किस लेवल की जेंडर अवेयरनेस की एक्सपेक्टेशन है और किस लेवल की सिनेमा अवेयरनेस की एक्सपेक्टेशन। उसके बाद सेक्शन बी जो है ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, इसमें लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, पहला जो सवाल है वो 20 नंबर्स का लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। ऊपर हम देख रहे हैं फिल्म इन कोर्सेज एक्सेप्ट डायरेक्शन, ये जानना जरूरी है। डायरेक्शन का पेपर थोड़ा सा फर्क है, बहुत थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, दीज में इंक्लूड स्केचेस एंड और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स। इसमें 10-10 मार्क्स के 3 सवाल। ये टिपिकली वो वाली है कि ये फोटो है और आप बताइए इसके पीछे की कहानी क्या है। सो इट इज एक्चुअली यू आर एक्सप्रेसिंग और योर इमेजिनेशन। उसके बाद तीसरा है शॉर्ट नोट क्वेश्चन, दिस इज 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, दैट इज हाउ इट इज टोटलिंग टू 20 मार्क्स। आराम से इसको जेट बुलेटिन में आपको देखिएगा, अगर अभी समझ नहीं आ रहा तब समझ लीजिए। अब आएंगे डायरेक्शन वाले पेपर में। डायरेक्शन वाले पेपर में बेस क्या है, ऊपर कुछ बिल्कुल वैसे ही है, एमसीक्यू इज एग्जैक्टली लाइक ऑल अदर पेपर्स, बट हम सेक्शन बी में यानी कि सब्जेक्टिव पे आएंगे, स्पेसिफिक एरिया एप्टीट्यूड टेस्ट। ये पहला सवाल जो है एस्पेक्ट्स ऑफ स्क्रीन प्ले राइटिंग पे, ये 20 मार्क्स का ना होगा 30 मार्क्स का है। इसमें यह फर्क है, डायरेक्शन फैकल्टी समझती है कि ज्यादा लंबे जवाब आप लिखेंगे तो वो आपको ज्यादा बेहतर समझ सकती है। दूसरा स्टोरी राइटिंग एबिलिटी है, ये 20 मार्क्स का है ना कि 30 मार्क्स का। और तीसरा जो है क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डायरेक्शन, इसमें 4 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ना होकर 2 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स। बस इतना सा फर्क है डायरेक्शन के पेपर में। अब टीवी का पेपर देख लेते हैं, ये टीवी एडीएम का पेपर है, ऊपर का 30 का वही पेपर है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम थिंग है। और जो नंबर 2 है उसमें लिखा है क्वेश्चंस रिलेटिंग टू टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया। उसमें सिनेमा के सवाल नहीं है बल्कि टीवी और ईडीएम से रिलेटेड सवाल है। उसके बाद सेक्शन बी में लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव है, 20 मार्क्स का 1 सवाल, और उसके नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, पिक्टोरियल, ये 10-10 मार्क्स के 5 सवाल इस पेपर के अंदर। ये कैसे सवाल है, अगेन यू कैन गो ऑन साइट इन सीडी पेपर। ये हमारा वो है पिछले, ये लिंक है आपको पिछले 4 साल के 16, 17, 18 और 19 के पेपर से यहाँ पे मिल जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, दिस इज द बैक एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। जनवरी 24 को ये बंद होने की आशा है। This is the date when this is closing. This whole application process is closing. There is a small possibility that this may be extended. My suggestion to you is not wait for that extension to come. वो एक्सटेंशन हो सकता है, वो एक्सटेंशन हो सकता है ना हो। आप तैयारी रखिए 24 तारीख को 5 बजे से पहले अप्लाई करने। और इसका ये मतलब नहीं है कि 24 तारीख को 4:55 पर अप्लाई करें। इसका मतलब ये है कि और भी पहले अप्लाई करें, जितना पहले करें। 5 फरवरी को यू कैन डाउनलोड एडमिट कार्ड, 15 और 16 तारीख को रिटन एग्जामिनेशन होगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और अप्रैल और मई में रिजल्ट आएगा, अगस्त में हमारा सेमेस्टर इंडिपेंडेंस डे के आसपास शुरू होगा। ये हमारे पोर्टल की का मेन पेज है, उसकी तस्वीर है। अब जो हम लोग क्या करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। यहाँ पर माइक है हमारे, कोई भी माइक नहीं। तो हम लोग ऐसा करेंगे, ये ना हो 5-5 लोग एक साथ सवाल पूछने लगे। तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए, मैं यहां से आपको बता दूंगा। आप लोग प्रोजेक्टर बंद कर दीजिए। तो हमारी ये मेरे ख्याल से आप 2 लोग भी आ जाइए, देवांशी और चिन्मय। कहाँ पे चिन्मय? देवांशी आप आ जाइए ऊपर, और चिन्मय भी आप आ जाइए। और तो कोई नहीं है स्टेज का स्टूडेंट क्या है, SRF स्टेज का कोई स्टूडेंट है? दिव्या जी आप आ जाए, काम पे यहाँ आप आ जाइए। चिन्मय जी को कोई मैसेज वगैरह डाल दें, वो अभी तो थे यहाँ पे। अब ठीक है, अब हम ऐसा क्यों ना हम ऐसा करें कि तरतीब बार चलें, पीछे से चलें, वो सबसे सिंपल हो जाएगा। जो लोग बैठे हैं